तो सबके पेरेंट्स का ना एक मैंने ग्रुप बना लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। सारे पापा लोग, सबके पापा लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे वो। तो मिलवाए तुमने? फिर उस दिन आने वाले थे और फिर कल को कुछ काम। हाँ जी, स्टार्ट करें? स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे। ये लेक्चर केमिस्ट्री का है, ठीक है। केमिस्ट्री के आपको शायद 2 या 3 लेक्चर मिलेंगे आपको। आज का जो लेक्चर है वो 2021 और 2022 में जो सवाल आए हैं केमिस्ट्री से, पीसीएस जो भी पीसीएस में 2021 और 2022 में, उन सवालों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा उससे क्वेश्चन तो करेंगे, साथ में वो टॉपिक भी पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपका वो टॉपिक जो है वो मतलब कवर हो जाए। और आपको एक चीज और देखोगे यहाँ पर कि 21 और 22 में लगभग 2 सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल एज इट इज रिपीट हुए। जो मैं कहता हूँ ट्रेंडिंग के बारे में बोलता हूं मैं, तो जो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो वही टॉपिक जो है मोरलेस रिपीट कर गया, जिसे थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 21, 22, 23 के जो क्वेश्चंस है उसे ठीक से पढ़ना है, एक रेंज में पढ़ना है। उन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, चाहे वो डायरेक्ट रिपीट कर जाए या तो फिर वो थोड़ा घुमा फिरा के आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज। निम्नलिखित में किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। ये नाम सुना आप लोगों ने कभी? नाम सुना है? सुना आपने? नाम सुना है, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या है कि जीरो चार्ज होता है, तो किसी पे कुछ और भी चार्ज होते हैं क्या? होते चार्ज क्या होते हैं? कुछ में 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये न्यूट्रल होता है, ये ठीक है ना। मतलब जीरो चार्ज, न्यूट्रल बोलते हैं, जीरो चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है एटम की, ठीक है ना। कि आपका बीच में जो है क्या होता है बीच में, अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो बीच में क्या होगा? हाँ, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? और कुछ घूमता भी है, क्या घूमता है भाई बताओ चलो? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को ई से डिनोट करते हैं। ई के ऊपर क्या लगा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, याद है? इतना पता है? इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है। जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, गोल गोल यहाँ बीच में जो है, यहाँ पर कौन कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 2 होते हैं, ये होते हैं ना। तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तुम बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव प्रोटॉन? सही बोल रही है। क्या होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, मतलब अभी शुरुआत में ही गड़बड़ा गए, अभी तो मामला शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मेन क्वेश्चन आया ही नहीं है, यहाँ तो गड़बड़ा ही है, ठीक है। तो जो ये एटम है, ठीक है, किसी भी एटम का क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, ये तो 3 चीजें पता लगी हम लोगों को, लेकिन कुछ अगर आप देखोगे यहाँ पर कि कुछ ना, ये भी लिखा हुआ है न्यूट्रिनो लिखा हुआ है, ये कहाँ होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या है? क्योंकि ये तो पता है पॉजिट्रॉन, ये देखिए 2 चीजें ना, ये 2 चीजें अलग दिख रही है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये क्या चीज है? ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है? हिंदी में वही लिखा हुआ है ना। देखिए, इन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या मतलब? यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस में होंगे और कभी किधर आते हैं, मतलब प्रोटॉन से भी छोटे, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे। पहले शुरू में क्या था? पहले ये बोला जाता था कि सबसे छोटा जो होता है वो एटम होता है, सबसे मतलब एटम से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर कुछ समय के बाद पता लगा एटम नहीं, एटम से छोटे भी कुछ होते हैं, तो पता लगा कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन भी होता है, कुछ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है ना। फिर पता लगा कि इससे छोटे नहीं हो सकते, फिर और रिसर्च हुई, नहीं इससे भी छोटे होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, है ना, ये सब और जो और छोटे होते हैं, सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं। जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, जब जो आजकल अब आने वाली भविष्य में आने वाली है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बात होगी, जो इतने छोटे हैं कि वो मतलब नॉर्मल दिखते भी नहीं, नॉर्मल वैसे नहीं दिखता है, लेकिन नॉर्मली भी इनको मशीन के माध्यम से बहुत मुश्किल होता है
डिटेक्ट करना, लेकिन उनकी काम अलग लेवल पे काम होता है वो, ठीक है। तो वो आपका पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन है ये, तो इनके भी कुछ है। तो यहाँ पर पहला समझिए कि पॉजिट्रॉन और ये आपका जो न्यूट्रिनो है, ये जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। समझ में आ गया ना, सब एटॉमिक। ये अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है सब एटॉमिक, तो एटम एटम तो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और सब एटॉमिक जो इनसे भी छोटे वाले हैं उन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। एक सवाल तो ये बन गया। अब यहां पर देखिए ये होते तीन, अगर हम देखते हैं पूरे एटम को अगर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो तीन चार तरीके से होते हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एक है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और एक है न्यूट्रल। तो अलग अलग तरह की पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे पूरे एटम के अंदर। तो पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिक्कत तो नहीं है, केमिस्ट्री तो इंग्लिश में की बात है ना, ठीक है। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है जो आपके ऑप्शन में है पॉजिट्रॉन, ठीक है। एक है म्यून, म्यू जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये बताता हूं क्या है, टाउ। एक है पाइप और एक एंटी म्यून, ठीक है। ये सब पॉजिटिव वाले हो गए, ठीक है। तो नोट कर लेना। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, म्यून, टाउ नेगेटिव, पाई माइनस, एंटी प्रोटॉन। अच्छा अच्छा देखिए है क्या, जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसका भाई जो है एक होगा जो पॉजिटिव भी होगा, प्रोटॉन, ठीक है ना। अगर एक एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उस जैसा ही एक जो है जो उतना ही मास का होगा वो जैसा ही होगा, लेकिन चार्ज अलग होगा, तो वो प्रोटॉन। जो एग्री करते हो बात का, इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर है तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन है, दोनों का वेट बराबर है लेकिन चार्ज अलग अलग है, ठीक है ना, बैलेंस है। कुछ ऐसा ही यहां पर देखिए आप कि म्यून, म्यू नेगेटिव, टाउ नेगेटिव है, तो इनके भाई भी जो है पॉजिटिव वाले भी हैं, तो दोनों है वो एक ही कजिन ब्रदर, मतलब भाई बहन है समझ लीजिए, एक नेगेटिव चार्ज वाले भाई, तो बस ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं वहां पर। तो कुछ ऐसे होंगे जो पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो म्यू, टाउ, पाई और एंटी प्रोटॉन, वो नेगेटिव वाले भी हो गए और इसे पॉजिटिव वाले भी हो गए, दोनों हो गए आपके। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जीरो चार्ज वाले हैं, इसमें आपका न्यूट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया। नाम सुना फोटोन, कहां सुना फोटोन आपने नाम? जो सूरज से जो आते हैं आपके फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपका मतलब ये फोटो पार्टिकल्स, फोटो पार्टिकल्स कहते हैं, जो सूरज की रोशनी जो आपकी पार्टिकल्स लेकर आती है, जो कि पार्टिकल फॉर्म में काम करती है, उसको फोटोन कहते हैं। अभी पढ़ाएंगे तुझे। न्यूट्रॉन्स हो गए, जेड बोसोन हो गए, हिग बोसोन अभी पढ़ेंगे हिग बोसोन क्या होता है, और न्यूट्रल पायोन हो गए। खैर ये तो थोड़ा बड़ा एडवांस लेवल हो गया, लेकिन ये तो आपके ऑप्शन में आ ही गया ना, न्यूट्रॉन्स हो गया। तो यही पूछा गया था आपसे कि कौन सा जो है जीरो चार्ज है, न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन का वो समझ लो कि भाई बंधु है। अगर समझ आसान समझो, समझे, एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, और दोनों बराबर से होंगे तभी वो एटम न्यूट्रल होता है ना। इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है, तो उसका एक भाई भी है जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का वजन बराबर बराबर है, बस चार्ज अलग है, ठीक है। फिर वही बात करते हैं और छोटे लेवल पे जाएंगे, ये एटॉमिक लेवल हो गए, और नीचे लेवल पे क्या है, सब एटॉमिक लेवल पे, तो म्यून नेगेटिव भी है तो म्यून पॉजिटिव भी है, ठीक है ना। बस ज्यादा नहीं समझना, बस थोड़ा समझना कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर ये होंगे, और गहराई में नहीं पूछा जाएगा हम लोगों के एग्जाम में, ठीक है ना, बस पता होना चाहिए यार ये होता है, ठीक है। क्योंकि पूछा गया सवाल ना, देखो न्यूट्रॉन्स पूछा गया, सब एटॉमिक लेवल पे पूछ लिया गया आपसे, बस तो ज्यादा गहराई वाला सवाल नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई कौन सा न्यूट्रल है, तो हमने बता दिया था, ज्यादा गहराई लेवल पे गया भी नहीं। लेकिन हाँ, आप में से कई को तो पता ही नहीं होगा ये भी होते हैं, नहीं पता था ना लोगों को, बस इतना जानकारी के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ होंगे जो नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे, और कुछ न्यूट्रल भी होंगे। जो न्यूट्रल होंगे उसमें न्यूट्रॉन्स हो गए, बोसोन हो गया, हिग बोसोन हो गया, इस हो गया। तो आप इन दो तीन को याद कर लीजिएगा इनमें से जो न्यूट्रल है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हो चुका है। समझ में आ रहा कुछ? एटम समझ है ना, एक एटम कहते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा प्रोटॉन हो गया, ये तो एटॉमिक नंबर पे आ गया आपका, एटॉमिक लेवल पे। लेकिन और सब एटॉमिक लेवल पे और छोटे लेवल पे गएंगे तो वहां पर ये लोग आ जाएंगे, इनके भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे और कुछ न्यूट्रल, बस यही है और कुछ, ठीक है। तो अगर आप ताऊ वो पूछ लिया जाए तो घबरा मत जाना, समझ जाना कि हाँ ये होते हैं और ये सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये पक्का? नहीं आया तो पूछो, सवाल पूछ लो अगर नहीं आ रहा तो। बहुत गहराई में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सिविल सर्विसेज कर रहे हो। सिविल सर्विसेज में सिंपल सा पूछते हैं, पता सबके बारे में होना चाहिए बट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये है सिविल सर्विसेज का फंडा,
सब कुछ पता होना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और क्वेश्चन का लेवल देख के आप खुद समझ जाओगे 2021 का सवाल है, ज्यादा कुछ गहराई में पूछा नहीं गया है। बोले जीरो चार्ज क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब यहां बात करते हैं कि अच्छा इसमें लिख दिया सर, वही दोबारा आ गया क्या सर? ठीक है। हाँ, अब ना जैसे कि एक्सप्लेनेशन आपको समझने के पर्पस है कि थोड़ा समझ आ तो जल्दी जो लिखा था उसी को समझाने के पर्पस है कि भाई चलो क्या क्या होगा। एक है प्रोटॉन, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में समझा दूंगा, हिंदी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है, हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, अभी समझने के लिए कर लीजिए। प्रोटॉन जो होता है एक सबएटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि न्यूक्लियस में मिलता है, पता है आपको। इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्लस वन एलिमेंट्री चार्ज होता है। प्रोटॉन अलोंग विद न्यूट्रॉन मेक्स अप द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये पता ही हमें। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट है, अच्छा ये करके क्या है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, तो पॉजिट्रॉन, सवाल आया हुआ है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे मैं भी बोला कि इलेक्ट्रॉन का दूसरा भाई जो है प्रोटॉन हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, ये पूछा गया था एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, एंटी पार्टिकल हीरो का विलन होता है। ठीक है, आपने आप नाम सुना होगा, ये कुछ हीरो होते हैं, कुछ एंटी हीरो होते हैं। नाम सुने पिक्चरों में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हीरो नहीं, वो एंटी हीरो होगा, विलन नहीं बोलेंगे, एंटी हीरो बोल देंगे, हीरो को जैसे अपोजिट। तो यहां पर देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। ये आया हुआ सवाल है पॉजिट्रॉन, याद है ना, प्रोटॉन नहीं होगा, पॉजिट्रॉन होगा, ध्यान रखना इस बात का, भूल मत जाना। पॉजिट्रॉन जो है आपका, इट हैज सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास सेम होता है, यानी जो हीरो और विलन दोनों जैसे होंगे, दोनों का वजन बराबर से, बट कैरी द एक को पॉजिटिव चार्ज होगा, एक का नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, when a positron encounters an electron they annihilate each other, और जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, दोनों खत्म कर देते हैं, दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और सिर्फ गामा रेडिएशन निकलती है वहां से। गामा रेडिएशन होता है ना, अल्फा बीटा गामा, तीन रेडिएशन होती है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा जो होती है वो बहुत दूर तक नहीं जाएगी, ताकत ज्यादा नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, बीटा थोड़ा और गहराई तक जा पाएगी, गामा बिल्कुल गहराई तक जाती है, लगभग 25 सेंटीमीटर तक अंदर चली जाती है वो। ठीक है, प्रोटॉन का सब एटॉमिक नहीं पार्टिकल नहीं है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का ना एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये नहीं, तो वो जैसे न्यूट्रिनो और पॉजिट्रिनो और पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है वो। नहीं, यहाँ पे देखिए पढ़ो, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है यहाँ। ठीक है, म्यून आ गया, जो म्यू आता है द पॉजिटिव चार्ज म्यून इज अ हेवियर कजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का एक भाई है, कजिन ब्रदर है जो थोड़ा भारी है, वो कौन है, म्यू। इलेक्ट्रॉन का लिखा भी देखो, ए पॉजिटिवली चार्ज म्यू इज अ हेवियर कजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भाई होगा जो म्यू होगा, इट हैज चार्ज ऑफ पॉजिटिव, म्यू हैज अनस्टेबल एंड डिके इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, और जब म्यू अनस्टेबल है, जब डिके करता है तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन जाता है। पूछेगा तुम लोगों से, एक पूछता है एक ही लाइन में, शुरू वाला लाइन है उसी पर फोकस करने की, एंटी पार्टिकल हो गया और ये म्यू पॉजिटिव। उसी तरह से टाउ भी वही है, हैवियर कजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड म्यून। तीन भाई हैं, इलेक्ट्रॉन बड़ा भाई, इनके कजिन ब्रदर, एक म्यून और एक है आपका टाउ, ये दोनों भाई कजिन ब्रदर इनके। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों कजिन ब्रदर है ये। ठीक है ना, सब न्यूट्रिनो ही बने कुछ नहीं है, ज्यादा मत पढ़ो, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि मतलब जस्ट अगर इलेक्ट्रॉन की तरह है, बट जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज, बस ये बात है, ज्यादा कुछ मत घुसो उसके अंदर, तो कुछ आना नहीं इसमें से। ठीक है ना, और सिंपल समझिए कि थोड़ा सा ये कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो मोटा मोटा सवाल ही पूछा जाएगा, बहुत गहराई में नहीं पूछेगा आपसे वो, ज्यादा इसलिए घुसने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसी तरह से आपके ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में भी आके इलेक्ट्रॉन म्यून टाउ ये सब वही सब है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, बातें वही सब है, सिर्फ सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया, यहाँ पर सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ था, तो ये क्या थे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे ये। ठीक है, और इन्हीं के ऐसे कौन होता है, ये आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बात सभी सबके ऊपर जो है हैवियर कजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज ऑफ -1। ठीक है, सब भाई बंधु है, लेकिन एक
प्लस लगा एक माइनस लगा हुआ है, बस ये होता क्या है कि जो प्लस होगा उसका एक भाई और होगा जो माइनस में होगा। तो इस क्योंकि अगर दोनों जब होंगे तभी एक एटम न्यूट्रल होता है, तभी एक एटम न्यूट्रल होता है ना, ठीक है, मतलब उसको कोई उसमें कुछ चार्ज नहीं होगा। अगर किसी के अंदर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव है, जैसे आप मैं कहूं आयंस होते हैं, एटम और आयन में क्या फर्क होता है? एक एटम होता है और एक आयंस होता है, पता है ना? तो जैसे कि मैं एग्जांपल कहूंगी, आपने नाम सुना हो Cl2 देखा हो, क्लोरीन हो गया, ठीक है, लेकिन आपने कभी सुना होगा Na+ Cl नेगेटिव सुना होगा ना, ये होता है ना, ये सब इन्हें आयंस बोलते हैं, ये आयंस है, ये जो है ये चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है। ऐसा आ जाएगा NaCl आ गया तो ये एटम है, ये सिर्फ ये अनचार्ज है। दोनों फर्क क्या है, देख समझना, हम जब एटम की बात कर रहे हो तो ये NaCl है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन जब इसको तोड़ा गया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हो गया। ये क्यों हो गया? आपने सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अपना क्लोरीन को दे दिया, तो ये पॉजिटिव। जब एक कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अभी थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ जाएगी आपको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेन देन क्यों हो रहा है। लेन देन इसलिए हो रहा है कि दोनों जो है स्टेबल हो पाए। जैसे कि सोडियम Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, पढ़ा तो 11 होता है ना। तो अगर उसको कंफ्यूजन करेंगे तो 281 होता है, याद है? कुछ होश आ रहा है बचपन में? 281 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 281 में क्या मतलब समझिए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सोडियम जो है पहले वाले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दूसरे वाले में 8 होंगे, ठीक है, और तीसरे वाले में 1 है, ठीक है। ये होता है ना। क्लोरीन में देखेंगे तो आखिरी वाले में 7 होते हैं, आखिरी क्लोरीन के जब बनाएंगे यहाँ पे तो उसके अंदर आखिरी वाले जो इसमें चक्र में 7 होंगे। अब ये अगर एक आराम से दे दे उसको क्लोरीन को तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे, इसका चला जाएगा, ठीक है, और इसका, क्योंकि इस चक्र में 8 ही होने जरूरी है, 8 होगा तो स्टेबल होगा, वो भी चीज स्टेबल रहनी चाहिए ना, ठीक है। क्लोरीन को दे देता है ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है। और हर चीज दुनिया में जो है स्टेबिलिटी ढूंढती है, वो अनस्टेबल नहीं ढूंढ, अनस्टेबल रहेंगे तो दिक्कत हो जाती है। हर चीज जितनी भी आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कोई कोई आप देखते होगे ना, कोई गैस है या कोई एलिमेंट है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है वो किसी से रिएक्शन करना शुरू कर देती है, क्योंकि रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल होने की सोचती है कि स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। क्या चाहिए, तो यहां पर आपको सिर्फ चार्जेस के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं, आपको बताना कुछ कर रहा बाकी तो दूसरा देखेंगे। तो ये सब चार्ज जो है वो वही सब है। तो हर एटम जो है अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो चार्जेस है बस वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि अगर उसका एक प्लस वाला है तो उसका माइनस वाला भी उसके अंदर होगा, तभी वो एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। बस इतना बता रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं, बार बार रिपीट करने का मतलब यही है। अच्छा, अब देखो, अब न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये तो पढ़ लिया मैं। मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा का चार्ज होता है न्यूट्रॉन के पास, ठीक है। न्यूट्रॉन्स अलोंग विद प्रोटॉन्स मेक अप देयर न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये बताइए, जो न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और इधर घूमना है जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये होगा। फोटोन, फोटोन इज द क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ लाइट का मतलब होता है एक ना इस तरह का पार्टिकल। लाइट दो तरह की होती है, लाइट के दो फॉर्म होते हैं, वेव फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में, है ना। वेव यानी कि जैसे सूरज की रोशनी आ रही है तो वेव की तरह काम कर रही है, ठीक है। और अगर सूरज की रोशनी को मतलब वेव की तरह दिखाई दे रही है, अगर आप सूरज की रोशनी के सामने एक लेंस लगा दो, ठीक है, और उसको देखो क्या सूरज की रोशनी ऐसे आ रही है, उसके आगे लेंस लगा दो तो ये इस तरह से फोकस कर देंगे, तो आप देखोगे वो कागज के ऊपर रखोगे तो ये कागज जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। या ये आपने एक ये पैनल बना रखा है, सोलर पैनल, इसके ऊपर जो है सूरज की रोशनी गिरती है, तो ये क्या करते हैं, सोलर पैनल क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस पे? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर करता है ना। तो कहीं कहीं तो सूरज सूरज की रोशनी जो है वेव की तरह काम करेगी,
और कहीं सूरज की रोशनी जो है पार्टिकल के फॉर्म करेगी। यानी सूरज जो अपने पास भेज रहा है तो इसके अंदर कुछ एनर्जी पार्टिकल्स होंगे, सूरज के मतलब सूरज ने कुछ एनर्जी भेजी तो कुछ है ना बक्से के अंदर भेजी इसने सूरज ने, तो वो फोटोन्स ही होते हैं, ये फोटोन्स ही होंगे। सूरज की एनर्जी जो आ रही है किसके अंदर आ रही है? फोटोन्स के अंदर आ रही है, अंदर होके आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सूरज की एनर्जी जब आती है तो फोटोन्स में आती है। ठीक है, उसी को हम लोग यूज करते हैं, उसी को प्लांट भी यूज करता है, सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके it has no rest mass and no electric charge and it is a force carrier for the electromagnetic force for the sorry. Neutrinos क्या है? Neutrinos are the extremely light neutral subatomic particles that interact only via the weak nuclear force and gravity. They are theta for that boson. Boson is a neutral particles that mediates the weak nuclear forces, one of the four fundamental forces of nature. It is a very massive compared to the other elementary particles and Higgs boson. इसको हम गॉड्स पार्टिकल कहते हैं। नाम सुना है गॉड्स पार्टिकल का आपने? कहीं सुना नाम गॉड्स पार्टिकल? गॉड्स पार्टिकल नाम सुना है? देखिए 2000 आप लोगों ने पता नहीं नाम सुने, गॉड्स पार्टिकल नहीं सुना आप लोगों ने? आया ना, और वीडियो आया हुआ है, उसको हिग्स बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। गॉड्स पार्टिकल क्या बोलते हैं? हिग्स। इनका फंडा क्या था कि किसी भी चीज के अंदर हम कहते हैं वेट क्या होता है। चलिए वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है यानी क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटी ना, यही होता है ना, उसको हम वेट बोलते हैं। हम किसी मशीन में खड़े हो गए, यहाँ पे हम खड़े हो गए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या चेक होता है? मास की वेट चेक होता है। वेट का मतलब क्या है कि हमें इस जो हमारे पास मास है उसको कितनी ताकत से पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा, इन दोनों का जोड़, यही होता है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं, एक है मास और एक है वेट। वेट हमेशा क्या होता है? जितना आपका मास होगा इनटू ग्रेविटी कितनी खींच रही है। ठीक है, मास क्या होगा? मास से मास होता है। अब ऐसे एग्जांपल देंगे, अगर आप लिफ्ट में जाएंगे और लिफ्ट टूट जाए और लिफ्ट गिरना शुरू हो जाए तो वहां पर वेट कितना होगा, मास कितना होगा? मास रहेगा और वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस समय ग्रेविटी जीरो है। तो वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है लेकिन मास न्यूट्रल रहता है। तो यहां पर सोचेंगे ये मास कौन देता है? किसी भी पार्टिकल के अंदर मास कहां से आता है? मास कहां से आता है? उसका ही रिसर्च है हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल। भाई मास कहां से आया? किसने दे दिया मास? तो समथिंग कुछ ऐसा होगा जो मास दे रहा होगा, है ना? तो ये इस बात पर रिसर्च हुई थी। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा जो है एक्सपेरिमेंट जो है लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर ने 2012 में इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, और ये बोसोन जो है ये हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पर ये बोस है। ठीक है ना, बोसोन वहां से पड़ा हुआ है। हिग्स बोसोन इज एन, और दूसरा साइंटिस्ट नाम है हिग्स नाम है। Higgs boson is a neutral particle associated with the Higgs field which give mass to other elementary particles. दिखा गया? Mass to the other elementary particles through the Higgs mechanism. It was confirmed by experiment at the Large Hadron Collider in 2012 है। क्या हुआ था समझ कि एक फ्रांस के पास एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट मशीन बनाई गई थी और छोटा सा पार्टिकल को बहुत स्पीड से टकराया, तो दो पार्टिकल टकराए थे, वहां से ये निकल के आया था कि भाई एक मास जो है वहां पर आया। खैर उसको छोड़ देता है, लेकिन समझ लो कि ये एक्सपेरिमेंट इसलिए था कि ढूंढ सके किसी पार्टिकल के अंदर मास कहां से आता है, और उसी का नाम है हिग्स बोसोन एक्सपेरिमेंट, या उस पार्टिकल को ढूंढने का नाम है गॉड्स पार्टिकल। अच्छा, गॉड्स पार्टिकल कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। जब रिसर्च हुई तो ऐसा आया कि भाई कहीं से मास तो आना चाहिए। जब रिसर्च हो रही थी वो पता नहीं था कि लोगों को क्या चीज होती है, कहां से आएगा, तो जस्ट रैंडमली दे दिया नाम कि शायद ईश्वर का कोई पार्टिकल होगा जो मास देगा, तो उसका नाम पड़ गया गॉड्स पार्टिकल। लेकिन उसका टेक्निकल जो नाम है वो हिग्स बोसोन पार्टिकल है, साइंटिस्टों का नाम पड़ गया। मेरे पास थोड़ा सा हैवी हो रहा है, उसको रहते रिसर्च रहते, एक पार्टिकल है वो मास देता है। ठीक है ना, ज्यादा जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा चीजों का। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए केमिस्ट्री इसकी नहीं है, वो दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा इधर उधर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ वहां फोकस करना है जहां पर जो चीजें पूछी जा रही हैं। दो चार चीजें पूछी जाती हैं इस टॉपिक के ऊपर, दो चार चीजें पूछी जाती हैं इस टॉपिक के ऊपर,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी ज्यादा समझाने के चक्कर में ज्यादा बातें बता देता हूं मैं आपको, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री कमजोर है तो दो चार चीजों पर ही फोकस कर लेना। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, और फिर सब एटॉमिक है पॉजिट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ठीक है ना, ये सब जो जो चार पांच आइटम थे बस उनके उन पर फोकस कर लेना। कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, बस। ठीक है, दो चार लोगों के नाम यहाँ पे जो आपके थे बोसोन और हिग्स बोसोन, बस दो चार, इससे ज्यादा मत जाना। नहीं पूछेगा, कोई एग्जाम नहीं पूछता है। समझाने के पर्पज से मैंने कोशिश की दो चार बातें बता दूं, लेकिन सब भूल जाना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। नहीं भूल जाना, तो जब कंफ्यूज हो रहे हो तो चार पांच चीजें याद कर लो बस, और क्या। ठीक है ना, आसान कर रहा हूं तो आने लोगों के लिए, जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात, जिसको ना समझ में आए तो चार पांच चीजों पर फोकस कर लो बस। ठीक है ना, जिंदगी में छोड़ना जरूरी है, समझो इस बात को। एग्जाम में क्रैक वही करेगा एग्जाम जो उसको ये पता कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना, पढ़ना सब बता देते हैं, क्या छोड़ना है। तो अगर मेरी बात कुछ बातें कंफ्यूज कर रही हैं, या तो आप उसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ पा रहे हो तो छोड़ दो, अवॉइड कर दो, और आप समझ लो कि हाँ पहले मैं बेसिक पे पहले फोकस कर लेते हैं, बेसिक पे। जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो जरूरत लगे तो आगे बढ़ जाना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत। पता लग रहा है हाई फाई चक्करों में आप अपना जो बेसिक वाला बात है वही भूल गए, वो भी गड़बड़ हो गया फिर तो। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एग्जाम क्रैक कैसे किए जाते हैं यार। क्योंकि हर चीज, क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी आपको ज्योग्राफी टेस्ट लिया मैंने आपका, तो ज्योग्राफी में भी आपको एक्सपर्ट बनना है कि भाई कौन सी कहां से गुजर रही है। तो आपको केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट बनना है आपको। तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं धोखा दे देगा आपको। तो जहां पे धोखा दे रहा है तो वहां पर बेसिक फंडामेंटल पे सब रुक जाओ। जैसे कोई कोई चैप्टर में कोई टॉपिक पे आप बहुत कंफ्यूज होते हो, तो वहां पर कोशिश करो कि सिर्फ बेसिक फंडामेंटल पे फोकस करो, और जो टॉपिक आपको समझ में आता है उसे गहराई में चले जाओ। तो बैलेंस ओवर कर ले जाओगे चीजों को लेकर आप। ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे पढ़ने हैं। अभी यही फिलोसफी होती तो कईयों को फिलोसफी समझ में ना आती है ना, किसी साइंस का बैकग्राउंड वाला बंदा है फिलोसफी समझ में नहीं आ रही है, उसने बोला यार ये दर्शन वो कौन सा दर्शन है, फलाना अद्वैतवाद द्वैतवाद। तो वहां पर मैं क्या बोलता हूँ कि सिंपल सिंपल जाओ बेसिक, वो बंदे जिनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही वो बस एक आधा वर्ड पे फोकस कर लो बस, कि अगर वो दिख जाए एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर बस उसे टिक कर दो बस। ज्यादा अंदर घुसो मत, कुछ ज्यादा अंदर घुसोगे तो फिर भूल जाओगे। तो अपनी ताकत पहचानो, अपनी वो बताओ। अच्छा, अब मान लेते हैं, ये तो चलो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, लेकिन अब मान लेते हैं कि फ्यूचर में एक सवाल आया किसी टॉपिक से आते, तो क्या करोगे भाई। ये जो पार्टिकल्स हैं इनको डिस्कवरी करने वाले कौन कौन लोग थे, सवाल आता भी है। अगर आप ल्यूसेंट देखोगे, ठीक है, ल्यूसेंट के अंदर दिया हुआ है, तो आपका कर रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। लिख लो, सिंपल सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सा है, जो छोटे बड़े सारे पेपरों में आएगा। ठीक है, कि उस क्योंकि सवाल मुझे पता है कि सिंपल आएगा। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ठीक है, प्रोटॉन रदरफोर्ड लिख दो। न्यूट्रॉन चैडविच। ये सब सवाल आए हुए एग्जाम में है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल से है और ज्यादा कुछ नहीं है। पोजिट्रॉन एंडरसन, बहुत सारे, ठीक है। नियोन ने फिर एंडरसन और क्या है सेट, सेट नेडमेयर, ठीक है, और टाउ मार्टिन पर्ल, ये तीन नए लोग हैं आपको दिखेंगे। ये दो, ये तीन, ये चार पहले बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन ये तीन नए हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स वोल्फगैंग पॉली, क्लाइड क्लाउन, फ्रेडरिक ग्रीन्स। डिलीट हो गया, डिडक्टेड अच्छा। नाम लिख लो सबके, उसके बाद ये रट्टा रट्टा मारने वाले साइंटिस्टों के नाम है बस वो। ठीक है, ये मैं आप बोलूं कि हम लोग एग्जामिनर की सोच को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कि एग्जामिनर की फ्रिक्वेंसी हमसे कैच हो जाए, कि अगर एग्जामिनर पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया है तो उसके इर्द गिर्द हम लोग भी रहें। ठीक है ना, कि ये गैस वर्क है कि अच्छा ये बताओ क्या वो क्या सोच रहा होगा, ये गैस वर्क है। समझ रहे हो ना मेरी बात तुम लोग। इसीलिए कोई भी चीज को समझने से थोड़ा सा फैला के जाएंगे हम लोग। थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ये तो तीनों तो आए हुए हैं। सेकंड लास्ट क्या है, टाउ और उसका मार्टिन पर्ल। साइन क्या है, साइन टाउ नहीं पता, टाउ। ये 230 थोड़ा सा। हमारे फिजिक्स के टीचर थे स्कूल में, हमने उनका
चिढ़ने वाला नाम रखा था टाउ, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जब पहली बार क्लास ले रहा है तो टाउ पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हमने टाउ रख दिया नाम उनका। हम लोग के बैंक में जनाब टीचर, हाँ, तो पता नहीं वो तो जो पढ़ा रहा है उसको रखना तो ठीक है। वो गैंग पॉली फ्लड फ्लड जल्दी लिखो यार, फेड्रिक मींस ऑनलाइन वो लिख भी रहे हैं कुछ, ये बस सो रहे हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अभी और 2 दिन भी हैं। फोटोन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिलता है इनको फोटोन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एग्जाम में सवाल आया हुआ है, मिला था ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को E = mc² के लिए नहीं मिला है आज नोबेल, नहीं मिला। किसके लिए मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। पूछा गया एग्जाम में सवाल है, ठीक है, कि आइंस्टाइन को नोबेल किसको मिला है? उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला है। ये जो फोटोन ढूंढा था कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी काम करती है और फोटोन्स की तरह भी काम करती है, पार्टिकल्स की तरह काम करती है, तो उन्होंने प्रूव किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। जैसे कोई आदमी अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो वो स्वभाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई लाइट के भी 2 स्वभाव है, एक वेव वाला है और एक फोटोन्स वाला है, ठीक है। पाइमजोन, सिलिक पावेल और जेड बोसोन और हिग बोसोन। हिग बोसोन को तो ये कंपनी, ये एक्सपेरिमेंट है तो, ठीक है, CERN जो फ्रांस में हुआ था, इसका नाम बड़ा फ्रेंच नेम टाइप का है, ठीक है, लेकिन CERN बोलते हैं सर। वहां पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये हिग्स बोसोन वहां डिस्कवर होता। जर्मनी फ्रांस की बॉर्डर के ऊपर एक उन्होंने बड़े सा टनल बनाया था अंडरग्राउंड। हाँ सर, कर्ण ये, क्योंकि एक आदमी ने नहीं किया हुआ ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ बहुत बड़ा। तो उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बनाया था और बहुत तेजी से 2 पार्टिकल्स को हिट कराया था आपस में, और हाई स्पीड के साथ है, तो जाके जो एक नया पार्टिकल निकला जिसको कहते हैं गॉड्स पार्टिकल, तब पता लग पाया था कि हाँ इससे चीज पता लग पाई है, तो ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो कि नोबेल प्राइज से संबंधित आ जाए, तो आया हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सवाल आया कि नहीं आया था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का मुझे ख्याल आता है कि यार अगर नोबेल से जुड़ा हुआ अगर आ जाए केमिस्ट्री में तो क्या होगा। तो अभी छोड़ दो, मतलब लिख लेना, तो बात ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आप लोगों को ना, जैसे लिखने में टाइम लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जे थॉमसन मिली, 1906 मिला, उनको नोबेल मिलता है, ठीक है, नोबेल मिल जाता है। प्रोटॉन की खोज में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नोबेल मिलता है। न्यूट्रॉन की खोज में जेम्स चैडविक को 1935 में इनको नोबेल मिलता है। पॉजिट्रॉन के लिए कार्ल डी एंडरसन को 36 में नोबेल मिलता है। म्यून के लिए फिर वो 36 में मिलता है इनको, चार्ल्स एंडरसन, और इसको ताऊ के लिए मार्टिन पॉल को 95 मिलता है। न्यूट्रॉन्स के लिए फ्रेडरिक रीनिस 95 मिलता है, ठीक है। ये कौन सा है, ये कौन सा लगा, अच्छा ये फोटोन, फोटोन के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही बता रहा आपको मैं, ये बता रहा कब आइंस्टाइन को किसमें सवाल यही पूछा गया था। इसलिए मैंने आपको पूरा लिख के दिया कि अगर एग्जाम में सवाल ही पूछ लिया जाए कि बताओ कि इनमें से इन 4 साइंटिस्टों में से किसको जो है नोबेल नहीं मिला, नोबेल मिल गया, या क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो या इस सब एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है, तो 4 नाम दे दे और बोले कि इसमें से किसको मिला है किसको नहीं मिला है, तो आपको पता लग सके कि हाँ यार क्या है ये, क्योंकि ऑलरेडी सवाल आ चुका है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। तो सबको लगता था कि E = mc² के ऊपर जो है उनको नोबेल मिला होगा, लेकिन वो नहीं मिला, उनको मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिला, और ये यहाँ पर शो कर रहा है। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। मैं ये फिर मैं कह रहा हूँ कि हम एग्जामिनर को देख रहे हैं, एग्जामिनर कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो पी मिजोर में सिसिल पावेल को मिला है। जेड बोसोन में चार्ल्स रूबिया और सियामन वन डर मीर को मिला है। हिग्स बोसोन में फ्रांसिस इंग्लैंड और पीटर हिग्स, जो पीटर हिग्स थे इनको मिला था, पीटर हिग्स, ठीक है, जो साइंटिस्ट ना हिग्स बोसोन के, तो हिग्स बोसोन के पीटर हिग्स को मिला था, ठीक है, 2013 के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बस रीड कर लेना, समझ में आ जाए कि हाँ भाई किनको किनको कहां का के लिए नोबेल मिला हुआ है, बताओ आइडिया मिल जाए, ठीक है। गलत नहीं होगा, ये टॉपिक से क्वेश्चन गलत होगा। तो ये इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है आपका। पहले क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया, क्यों? और गलत तुम्हें तो गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि ये बताओ एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं एटॉमिक नंबर? जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइड में लिखा रहता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइड में लिखा होता है। अरे जो ऊपर लगा नीचे जो लगाते हैं एटॉमिक।
चलिए, नीचे वाला एटॉमिक नंबर हो तो बड़ा एटॉमिक मास होता है, इस तरह से होता है चीजें। चलिए ये लिखा आता है, याद है आपको कुछ सवाल? ये पूछ लिया ऐसे बताओ, ये बना दिखा है तरह कुछ बना हुआ ना? एक्स क्या है? एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी होता है, ठीक है। ए जो है एटॉमिक ये मास है, मास, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, ठीक है ना। चलिए पढ़ेंगे बाद में, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है, ये सवाल 22 में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी के अंदर क्या होता है? मेन एलपीजी तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब फुल फॉर्म आना चाहिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके गैस चलाते हो, ठीक है। एलपीजी एक आता है उसके अंदर भी, इकोनॉमिक्स में भी आता है, इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एलपीजी दूसरी किसी का केमिस्ट्री वाली एलपीजी है, गैस वाला। तो एलपीजी में कौन सी गैस होती है जो जलती है? सवाल ये है, कौन सी चारों में से कौन सी गैस है जो जलती है? ब्यूटेन, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे, अब ये एग्जाम सवाल आएगा, इसमें तीसरा फॉर्म बनाया हुआ है। एलपीजी के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको, फुल फॉर्म एलपीजी का नाम। उसमें दो गैसें होती है, प्रोपेन एंड बुटेन, ये दो होती हैं। जो ऑप्शन में प्रोपेन नहीं था, बुटेन था, तो यहाँ ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। बुटेन में 4 कार्बन के एटम होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, ठीक है। अगर अब देखो, यहां तक तो सवाल खत्म हो गया। अगर घटना से पढ़ोगे तो यहां तक पढ़ोगे, लेकिन बात खत्म नहीं करनी ना, हमें बात तो अब यहां शुरू करनी है, ठीक है। कि भाई चलो हटाओ एलपीजी, सीएनजी लेते हैं। सीएनजी में क्या हो सकता है? क्योंकि है तो भी क्या, मेन तो सीएनजी मीथेन होता है, ठीक है ना। मीथेन हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनपीजी नेचुरल गैस प्लान, नेचुरल होता है, नेचुरल पेट्रोलियम गैस, उसमें पेंटेन और हेक्सेन होता है, ठीक है। और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मीथेन, सब अलग अलग गैसें हैं। हम लोग इस वाली गैस को घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग गैस अलग अलग उसके लिए पर्पस के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो एलपीजी के अंदर हमारा प्रोपेन बुटेन हो गया, सीएनजी के अंदर हमारा मीथेन हो गया, और एलएनजी के अंदर भी हमारा मीथेन होता है, और एनपीजी के अंदर नेचुरल गैस के अंदर पेंटेन और हेक्सेन होता है। होते गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, तो ठीक है, अलग अलग, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। और तो सीएनजी के बारे में खास इंपॉर्टेंट है, सीएनजी फोकस ज्यादा करना, सीएनजी इज इंपॉर्टेंट, मीथेन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि भाई सवाल ये बन सकता है कि बनना कई बार बना भी है कि जो गैस लीक करती है, अब घरों में गैस लीक होती है, आप समझ करते हैं गैस लीक हो रही है, तो कैसे पता लगता है? क्योंकि गैस तो टेस्ट लेस, ऑर्डरलेस होनी चाहिए, गैस की तो स्मेल तो, वो स्मेल गैस की स्मेल नहीं होती है, वो स्मेल उसमें डाली जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, कि वो लीकेज पता लग सके। तो लीकेज पता नहीं लगेगा तो वो लीक हो रही होती रहेगी और हाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो जानबूझ के एक दूसरी गैस डाली जाती है जिससे पता लग सके कि गैस लीक हो रही है, ठीक है ना। सवाल पूछा गया था आपसे कि एलपीजी में हमारे घर में जो गैस, उसमें कौन सी गैस को मिक्स किया जाता है लीकेज पता करने के लिए, ये ऑर्डर एंड यूज मतलब लीकेज पता करने के लिए। तो इथाइल मरकप्टेन एग्जाम में सवाल आया हुआ है, इथाइल मरकप्टेन सुना ना, आया एग्जाम में सवाल आए हुए हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं वैसा कि आपको जो एग्जाम में ना आया हुआ हो। अब ये अलग बात है कि आप लोग रिसीवर कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप लोगों का गड़बड़ रहता है। हाँ अरे बेस्ट हो, बस बातें करो, बस बेस्ट है, ठीक है। वो टेस्ट जाएगा घर, परेशान ना हो, टेस्ट घर जाएगी, वो मक्खन वाली कुछ नहीं चलेगी। अच्छा एक सुनो सुनो, इथाइल मरकप्टेन लिखा है। एक चीज और बताओ आपको, एग्जाम में आपको यहाँ पर पड़ता है, ये लिखना इथेनॉल, ठीक है ना।
अल्कोहल होता है इसका ये इस नाम से भी आ सकता है, दो नाम है इसके, हाँ, इथेन, अरे यार इथेनेथियोल, कैनियोल। हाँ हाँ ये सही बोलो यार, मैं गलत बोलो, इथेनेथियोल, इथेनेथियोल, ठीक है ना, दिख नहीं रहा क्या? अरे तो लिख ले भाई, उसके बाद पढ़ ले, जो जिस भाषा में पढ़ना पढ़ लो। दोनों नाम, थाई मरकैप्टन जो है वो पॉपुलर नाम है, ज्यादातर एग्जामों में मरकैप्टन तक आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको धोखा दे दे तो दूसरा नाम दे सकता है आपको, इसलिए भी दो नाम डालते हैं। ज्यादातर 90% टाइम आपको इथाइल मरकैप्टन दे देगा। और आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में भी वहां पे पूछेगा, 10th क्लास की केमिस्ट्री है, ज्यादा बड़ी लेवल की नहीं है ये। अब हाँ 10th में कहाँ पढ़ाया था, ठीक है, हो गया। अच्छा, एलएनजी के अंदर भी यही आता है, सेम चीज आती है एलएनजी के अंदर भी, ठीक है, लेकिन एलएनजी में अच्छा एक और भी होता है, जैसे मैं सीएनजी के अंदर, अच्छे सीएनजी का सवाल आता है, सीएनजी के घर में बसें चलती हैं, गाड़ी चलती हैं, वहां पर कौन सी गैस मिक्स होती है? एक तो मरकप्टन कर सकते हैं यूज, ठीक है, दूसरी कौन सी है? टेट्रा हाइड्रोथियोपीन, टीएसटी, टेट्रा हाइड्रोथियोपीन, टीएसटी। दो ही गैसेज अमूमन इस्तेमाल हो रही हैं, एक मरकप्टन इस्तेमाल हो रही है और टेट्रा हाइड्रोथियोपीन इस्तेमाल हो रही है। तो बस थोड़ा सा याद रखना कि कौन सी गैस कहाँ इस्तेमाल हो रही है, दो ही लीकेज वाली गैसेज हैं, इनकी स्मेल। एलएनजी और सीएनजी में हाँ बस बड़ा, हाँ दोनों इस्तेमाल हो सकती है क्या, एलएनजी में इथाइल मरकप्टन हो रही है, ऑप्शन में क्या ये डाल दे तो क्या कर लोगे बताओ? ऑप्शन में ये आ गया तो क्या कर लोगे? एग्जामिनर ये डाल दे, ये ना डाल के ये डाल दे तो क्या कर लोगे? भूल जाओगे, तो पढ़ा जाओगे। दो गैसेस है, तुम्हें मैं दूं, अभी तुम्हें बताओ आया पहले क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना? हम ये पढ़ रहे हैं कि जो गैस होती है, ठीक है, चाहे सीएनजी हो एलपीजी हो, ये गैसेस वैसे तो इनका कोई भी स्मेल नहीं होती है, अगर इनको निकल रही होंगी तो आपकी नाक सूंघ ही नहीं पाएगी वो चीज क्या हो रहा है। तो ये खतरनाक हो सकता है, ये तो गैस, घर में गैस लीक हो जाए तो पता ना लग पाए, और फिर पता लगा माचिस जला दे, ठीक है, तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस चीज को कवर करने के लिए एक आर्टिफिशियल गैस डाली गई, इथाइल मरकप्टन डाली गई, कि अगर लीक होगा तो ये इसकी स्मेल से, जो बहुत तीखी स्मेल है, वो हमें महसूस हो सके। तो हम जो सूंघते हैं असल में ये क्या सूंघते हैं, हम वो नहीं सूंघते जो प्रोपेन है बुटेन नहीं सूंघते, क्योंकि वो तो सूंघ ही सकते ही नहीं हम लोग, हम इसको सूंघते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं कि गैस लीक हो रही है, ठीक है, ये समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इथाइल मरकप्टन हो गया, या कभी कभी ये गैस भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? सिंपल फैक्चुअल चीज है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एग्जामिनर के बोले कि अच्छा भाई चलो ठीक है तुम बहुत स्मार्ट हो, हम तुमसे कुछ और पूछेंगे, हम मुझे पूछेंगे कि इन ये तीन चार गैसों में इनकी ज्वलनशीलता कितनी हो सकती है, उसकी एक बताओ, कौन ज्यादा कौन कम, इस तरह का बताओ। कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम अगर हम सीएनजी जलाएं या एलपीजी जलाएं तो कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। समझ आ रहा है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू, अच्छा ये क्या क्यों जरूरी है? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि 1 ग्राम जलाने में, मान लो, मान लेते हैं, लेट्स सपोज सीएनजी जो है, लेट्स सपोज 100 एनर्जी निकाल रही है, मैं यूनिट नहीं देना कुछ, मुझे नहीं पता कि यूनिट कौन सी होती है, लेकिन और ये जो है वो 80 कर रही है, तो कौन सी बेहतर होगी? ये बेहतर होगा कि नहीं होगा कि भाई 1 ग्राम में इतनी ऊर्जा पैदा कर रही है। लेट्स सपोज एक और आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, वो 200 कर रही है, तो कौन सा फ्यूल अच्छा होगा? ये फ्यूल अच्छा होगा, ठीक है ना? तो कैलोरीफिक वैल्यू से हम लोग पता लगाते हैं कि किसको कम जलाएं और ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं, ठीक है ना? तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ पहले मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन ऊर्जा तो बहुत देता है, पर प्रॉब्लम क्या है उसके साथ, कि कंट्रोल करना मुश्किल है उसको, कि बहुत ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा है, कि पता लगा थोड़ा सा लीक हुई और ब्लास्ट हो गया। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको हम ढंग से कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसीलिए अब जाके हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, हाइड्रोजन बस चल रही है, कि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है कि उसको हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि तो तुम बताओ एलपीजी में और पेट्रोल के अंदर किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है? अगर पेट्रोल और सीएनजी गैस है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी आता है? ये सवाल ही आया हुआ है, सीएनजी गैस ज्यादा होगी, ठीक है, गैस मतलब बेहतर मानी जाती है, ठीक है, तो
ये समझ में आ रहा है ना कि किसको चलाते कितनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं हम लोग, ये है कैलोरीफिक वैल्यू फंडा। तो आपसे सवाल पूछा जाता है तो मैंने यहां पर लिख दिया कि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 पे आपका पहले सीएनजी, ठीक है, उसके बाद आपका है एलएनजी, फिर आपका एनपीजी और देन आपका एलपीजी। तो एलपीजी देखो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है और देखिए ये एक सीक्वेंस है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ऐसा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर कैलोरीफिक वैल्यू के। सबसे अच्छी कैलोरी वैल्यू तो फिर एलपीजी की होगी। इसमें एलपीजी की है ज्यादा, ठीक है, सीएनजी कम है, एलएनजी एनपीजी, ठीक है। इन दोनों खास कर दोनों को याद कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कि सीएनजी, अगर इस सीक्वेंस भी याद रख लोगे तो पीछे वाला सवाल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, मतलब क्या पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे याद तुम कर लोगे लेकिन पहले समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। याद रखना हमें क्या कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से हमने उनका लगाया कौन कितना ताकतवर है। तो एलपीजी बहुत ताकतवर है तो बाकी तो कमजोर कमजोर कमजोर, तो सीएनजी कमजोर है, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सप्रेशन भी सीएनजी हैज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कंपेयर टू एलएनजी बिकॉज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मीथेन होता है, सीएनजी में पढ़ा था लोगों ने, सिर्फ मीथेन होता है, ठीक है। एलएनजी is similar to combustion of CNG but in a liquid state, slightly increasing its energy density, थोड़ा सा बेहतर काम करती है क्योंकि लिक्विड स्टेज में होती है। अच्छा भाई, एनपीजी नेचुरल गैसोलीन कंसिस्ट ऑफ हेवियर हाइड्रोकार्बन्स लाइक पेंटेन, हेक्सेन व्हिच हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन मीथेन। तो एनपीजी क्या हो गया, इसके अंदर ज्यादातर हेक्सेन और पेंटेन है जो कि मीथेन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ज्यादा पावरफुल हो गई। और एलपीजी के अंदर प्रोपेन एंड बुटेन है, has highest calorific value among the fuel due to its higher energy content of this hydrocarbon। सबसे ज्यादा प्रोपेन और बुटेन के अंदर ताकत होती है, बात है सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्हीं के अंदर हाई एनर्जी कंटेंट है इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। समझ आ गया ना, मोटा मोटा समझ लो, ज्यादा कुछ ज्यादा टेक्निकल मैं नहीं ले आऊंगा कि हाइड्रोकार्बन क्या ये हो, तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हो जाएगी आप लोगों के लिए, कौन सा जाएगा इतना ही समझ, बहुत आपका आपको लग रहा है अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, हो रहा है ना, लग रहा होगा थोड़ा बहुत। अरे केमिस्ट्री समझ तुमको अच्छी लगती है ना, केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं लग सकती। दो तीन सवाल आएंगे, ध्यान रखना, पहले एक जमाने में केमिस्ट्री के सवाल ज्यादा आते नहीं थे, अब मैं देख रहा हूँ केमिस्ट्री के सवाल दो तीन सवाल तो आ ही रहे हैं, 3 सवाल केमिस्ट्री के आ रहे हैं भाई। पढ़ के आना केमिस्ट्री से, 2 दिन क्लास के लगेंगे आपको केमिस्ट्री के पढ़ाने में, 3 क्लासेस में ले लूंगा और 3 सवाल फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाएगा आ जाएगा। अरे हिस्ट्री ज्यादा रिजल्ट करके आओगे तुम लोग यार केमिस्ट्री में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट लेकर आओगे। इन्हीं सब यही सब आना है और कुछ नहीं आना, ये तो पढ़ा रहा हूँ ना, तुम इसी को पढ़ लो, नंबर मिल जाना है। यही सब रिपीट कर जाते हैं, ज्यादा इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है, समझो इस बात का। इस सब्जेक्ट के अंदर एक बार पढ़ने के बाद ज्यादा वैरायटी नहीं है, सिर्फ रिपीटिशन है। एक बार हमने पढ़ लिया बस उन्हीं में से आना है। वो 50 साल तो ये लोग पूछते रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस किस चीज का होता है, 50 साल तक वो बार बार वही सवाल आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही लोग टिक मार मार के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें रिपीटिशन, हिस्ट्री के अंदर क्या है, वहां पर नया क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। कोई नई किताब मार्केट में आ गई, वहां से उठाया, कुछ फैक्ट बनाया, सवाल पूछ लिया, वो दिक्कत कर जाता है। कितनी किताब पढ़ोगे यार, इसमें क्या है, 30-40 पन्ने होते हैं, एक बार पढ़ लिया 3 सवाल आपके सेट, ठीक है ना। इसलिए हमें सारे क्वेश्चन की वेटेज तो बराबर है ना भाई, ज्यादा मेहनत क्यों करनी, कम करनी है मेहनत, स्मार्ट वर्क करना है। आ जाओ भाई अगले वाले में, केमिस्ट्री में ये भी सवाल बचा, सुबह मैं कहीं पढ़ा तो ये मैं टारगेट किया था कि यार ये क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन क्या है कि हमें मैथोपॉलिक करना है कि एक तरफ तो लिखे एसिड्स लिखे हैं, ठीक है, और वो कहाँ काम आते हैं, वो एसिड लिखे हुए मतलब, और कहाँ का कहाँ प्रैक्टिकल यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें इससे जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कवर किया हुआ है, कम से 10-12 होंगे, वो दूंगा मैं कल परसों में, 2-3 दिन में दे दूंगा। और सेम टॉपिक है कि एक तरफ एसिड लिखे हुए हैं और उनका प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ होता है, यही है, ठीक है। जैसे अच्छा यहाँ पे हमें गलत देखना ढूंढना है, एसिटिक एसिड बोला एसिड प्रेजेंट इन विनेगर
सिरका में उपस्थित अम्ल, एसिडिक एसिड। क्या कभी आपने सिरका खा पिया है? नहीं भी? क्या बात करते हो? आप रेस्टोरेंट जाओ, वहां पर प्याज मिलती है और रेड कलर वाली प्याज होती है, और हम आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? आप खाते हो प्याज, बड़ा उसमें टेस्टी होता है, वो विनेगर ही होता है, विनेगर। तो उस क्या वो एसिडिक एसिड है? नहीं पूछा गया ना ये सवाल, सवाल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि एसिड्स का प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, सवाल ये है। ठीक है, वही सब एसिडिक एसिड ही होगा ना। अब वो अलग है, वो टाइप ऑफ है, लेकिन अल्टीमेटली एसिड मतलब एसिडिक एसिड है। बाकी उसमें ठीक है, उसमें कलर वाला चेंज कर लिया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसिडिक एसिड ही होता है। देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये तो नहीं होगा कि एसिडिक एसिड छोड़ के वो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, तो बिल्कुल अलग चीज चलेगी ना। एसिडिक आप कुछ और कंटेंट आके रंग चेंज कर लिया, लाल पीला हो गया, वो अलग बात है, वो सीडी काटने से होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो तो एसिडिक एसिड एसिड पता नहीं बनेगा। मैं पहला कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में उपस्थित यौगिक यानी कि कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स। ठीक है, नाइट्रिक एसिड सोरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड दूध का खट्टा होना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल। ये कौन सा गलत है बताओ? पक्का? पक्का? अब पूछो क्यों, क्या आंसर होगा इसका? लैक्टिक, नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, लैक्टिक एसिड होगा, है ना? कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सॉरी ये लैक्टिक एसिड आ गया, सोरिंग ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड। दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, तभी बच्चों के दूध के नाम है लैक्टो, वो लिखा होता है लैक्टोज लिखा होता है ना, कंपनी का नाम होता है लैक्टोज, यही है ऊपर, ये लिखा सेम चीज है। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, एक चीज बहुत ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबसे पहले लाइन जो पढ़ते हो ना, उसमें जो सबसे मेन चीज करनी है ना, उसको अंडरलाइन कर लिया करो, नॉट। ठीक है ना, जो गड़बड़ आप करके आते हो, जो चीज मुख्य है क्या सही सुने नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, ये बार बार रिपीट करना है आपको, क्योंकि क्या होता है फिर आप क्या करते हो, ध्यान अलग करते हो और एबीसी में आप कुछ और गोला मार के आ जाते हो। तो जो नहीं करना है उसको अंडरलाइन करो, नहीं करना है मतलब कि पहले इसको करना है कि हाँ भाई ये राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, नहीं कौन सा, नहीं कौन सा, ये है, गोला मार के। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हर साल हर आदमी एक आधा क्वेश्चन गड़बड़ करके आता ही आता है जल्दीबाजी में। तो जो चीज करो उसको क्वेश्चन को अंडरलाइन, जो चीज पूछी गई उसको अंडरलाइन कर लो कि हाँ क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वही है। अच्छा ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब एक और बड़ा केमिस्ट्री का बड़ा फेमस है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, यस और नो। और सेकंड है, नाभिकीय खंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। कौन सा सही है? हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला आपसे, बोला कि जब भी क्वेश्चन करना है तो पहले स्टेटमेंट बनाए, करेक्ट, हमें क्या ढूंढना है, ठीक है ना, सही कौन सा है, सेंटर लाइन कर लीजिए अटेम्प्ट करने के लिए। आप पहली लाइन पढ़िए, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, यस या नो? बताओ, बोलो ना यस या नो, तो हमें टिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। मतलब क्या, मैं फ्यूजन, ये सही है गलत, ये बताओ पहले चलो। आपने सही बोला, फ्यूजन कौन बोल रहा है, फ्यूजन कितने बोल रहे हैं, सही है गलत, सही वाला कितने बोल रहे हैं? आपने सही बोला, पास। हाँ, सही है गलत, 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 हाँ गलत, सही, सही, अरे सही है गलत बताओ, सही, पता ही नहीं, टीचर नहीं पता, छोड़ छोड़ दिया, ये गलत है, ये फ्यूजन होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए। जो आपका एटॉम बम है वो लिख लो, एटॉम बम जो है
वो आपका न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है। और आपका जो हाइड्रोजन बम है वो आपका फ्यूजन पे चलता है। सन वाला भी तो सर फ्यूजन पे ही चलता है। सर चलता बहुत ठीक है। ये मैं समझ, सन 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 थोड़ी ना कि वो ट्रेडमार्क ले लिया सन ने कि मेरे यहाँ खाली फ्यूजन हो रहा है तो हाइड्रोजन बम मिला सर। हाइड्रोजन बम जो है ना, हाइड्रोजन बम जो है लगभग 1000 गुना पावरफुल है न्यूक्लियर बम से, एटम बम से। यानी कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था वो फिजन वाला था, उससे 1000 गुना खतरनाक बम है हाइड्रोजन बम जो आजकल है, बन गए 1000 गुना। समझ लोगे एक भी बम गिरा तो क्या ही होना है उस चीज का। इसीलिए कहते हैं, बहुत आराम से एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ते हुए समझ में आता क्वेश्चन, तो मिस कर देता आदमी। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। इसे क्वेश्चन को करते समय अंडरलाइन लगा लगा के ध्यान से फुल फोकस कर पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग कहते हैं ना, थोड़ा ध्यान से चूके और आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। ना आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता हुआ सवाल गलत होता है बहुत गुस्सा, फिर मन करता हंटर लें और अपने छात्र के पीठ में मारे खींच खींच के, सटासट यार आता था ये, ठीक है ना। अच्छा रेडियो एक्टिव तो बताइए आपको, आइए रेडियो एक्टिविटी का करते हैं। रेडियो एक्टिव, हाँ असल कुछ नहीं है। होता क्या है देखो, कि मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एटम है, जब थोड़ा अनस्टेबल होता है, मान लो कोई अनस्टेबल है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बहुत अनस्टेबल है, क्लास में है, ठीक है, क्लास में बहुत आदमी अनस्टेबल हुआ, दो लोग आए, एक स्टेबल आदमी है, एक अनस्टेबल आया। स्टेबल आदमी आएगा चुपचाप आके बैठ जाएगा, स्टेबल है, उठाए कॉपी पढ़ना शुरू कर दे। एक बंदा है जिसके अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन अनस्टेबल है, आएगा कभी पूछेगा क्या पढ़ा रहे हैं, तो मुझे कॉपी दे दो, पेन दे दो, अनस्टेबिलिटी से अंदर कभी वो सोचेगा, चाहता है कि एनर्जी निकल जाए, फिर उसकी ना कुछ एनर्जी निकल जाएगी पूछने पाछने में, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब ये बताइए, अरे सर क्या आपने ये चीज देखी आपने पूछ रहा है। उसके बाद जाके जब इसकी एनर्जी निकल जाएगी तो वो स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि अनस्टेबल हैं, ठीक है, और वो जब एनर्जी निकालते हैं तो रेडिएट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी रेडिएट करते हैं, जो एनर्जी होती है वो रेडियो एक्टिविटी की तरह होती है, उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो कि कितने होते हैं, लगभग 40-44 एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। आपने एक ही दो का नाम सुना हुआ है, कौन सा नाम सुना है, यूरेनियम वगैरह, ठीक है ना, ये सब सुने कि भाई कहते हैं कि यूरेनियम न्यूक्लियर गिर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो कुछ इसमें दो तरह के हैं, एक है नेचुरल अकरिंग, यानी कि जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया है? कौन सा, थोरियम, 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 रेडॉन, ठीक है, रेडियम, 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 ठीक है, ये सब जो है अगर मुझे याद आ रहा है तो लगभग 92 एटॉमिक नंबर तक जो है, 92-94 एटॉमिक नंबर तक जितने भी हैं, मतलब आई थिंक 82 से लेकर 94 तक आई थिंक जितने भी हैं ये नेचुरल अकरिंग है। और इसके बाद 94 से लेकर जो 118 तक के आसपास है जितने भी, ये है आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल, यानी कि नेचुरल तरीके से नहीं मिलते, लैब में बनाए गए हैं, लैब में बनाए गए हैं। वो समझ में आ रहा है कि दो तरह के एलिमेंट हैं, एक है प्राकृतिक रूप से मिलने वाले, इसमें यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, रेड ना, ये सब है जो कि रेडियो एक्टिविटी करते हैं, ऐसी एनर्जी निकालते हैं जिससे रेडियो एक्टिविटी निकलती है कि अगर किसी को लग जाए ना तो आदमी को कैंसर वैंसर हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट बनाए गए जो साइंटिस्टों ने बनाए हैं जो नेचुरल तरीके से नहीं बनते हैं बट लैब में बन जाते हैं, तो उनको भी देखेंगे। मैं दिखाता हूँ फोटो आपको, क्या है, ये है फोटो इसकी, ये देखिए, अब ये इस नाम से दिखा रहे हैं, ये इसमें देखिए कि जो ये नीचे मैंने क्या था कि जो नीचे वाले जितने भी हैं, ठीक है, 118 तक, 83 से लेकर 118 तक, ये वो था ना सेम, ठीक है। तो इसमें यहाँ आई थिंक इसमें ढंग से नहीं लिखा हुआ लेकिन नहीं इसमें क्या, अरे हाँ वो नहीं, ठीक है, ये यूरेनियम आ गया ना 52, ठीक है, हाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो है आपके नेचुरल अकरिंग होते हैं, यहाँ तक जो है 92 तक जो है यूरेनियम जहां तक होता है नेचुरल, मैंने कि प्राकृतिक रूप से मिलता है। यूरेनियम क्या मिलता है, मिलता है ना प्राकृतिक रूप से। और मैंने कुछ एक सवाल पूछा भी किया है कि यूरेनियम का और क्या है,
पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड, ठीक है। मैडम क्यूरी ने जो खोज की थी, तो मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड खोज कर दी कि ये ऐसा ओर है। ओर क्या होता है? अयस्क। अयस्क क्या होता है कि एक ऐसा रॉक होगा, एक रॉक होगा जिसके अंदर थोड़ा सा यूरेनियम भी होगा और चीजें भी होंगी, लेकिन मैडम क्यूरी ने 3-4 जगह पर काम किया हुआ है इसके ऊपर, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, और उनको तो होना ही था पता है, मतलब क्योंकि आदमी खोज ही ऐसे खतरनाक उनको रहा है। उन्होंने रेडियम खोज की, रेडियम की, यूरेनियम खोज नहीं की थी। सबसे ज्यादा हाईली, लिख लो, सबसे ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव होता है वो है रेडियम। यूरेनियम से बहुत ज्यादा होता है रेडियम। रेडियम सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी उससे निकलने वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होती है। रेडियम वाला रेडियम नहीं, मतलब जो रात को लाइट चमकते नहीं, घड़ियों में लगा होता है रेडियम, रात को घड़ियों में लगा चमकते ही सर रोशनी बनती है, उसको रेडियम बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ बात दूसरे लेवल की कर रहे हैं। रेडियम सबसे ज्यादा है, यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव है लेकिन थोड़ा कम है। रेडियस तो अलग हो गया, रेडियस तो रेडियस तो ये रेडियस है आपका। रेडियम, रेडियम जो फोन वगैरह से निकलता नहीं, अरे वो तुम क्या बोल रही हो, वो रेडिएशन कहते हैं उसको। अरे मेरी अंग्रेजी भी ना कर दो, मेरी खुद की अंग्रेजी गड़बड़ा रह जाएगी। ठीक है, तुम रेडिएशन, रेडियम और रेडियम सब कंफ्यूज करके, हाँ समझ गया। रेडिएशन जो है ना, वो वेव ऐसी वेव है जो हानिकारक ही है, ठीक है, लेकिन हर एलिमेंट से रेडियो एक्टिव नहीं होता है। वो रेडियो एक्टिव मतलब अगर ऐसे एलिमेंट जो रखते ही ज्यादा ऐसी प्रकार की ऊर्जा देंगे जो रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, जिसके प्रभाव में अगर कोई इंसान आ रहा है या कुछ चीज आ रही है तो वो उसको खत्म कर रही है। जैसे मान लो कि कोई पौधा रख दिया गया इनके इसमें, तो वो उसके सेल्स को खत्म कर देंगे। कोई आदमी आ गया तो सेल्स, उसके सेल्स खत्म हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, मर जाएगा, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। हमने दो चीज समझी यहाँ पर कि नेचुरल अकरिंग भी है, यानी कि प्राकृतिक रूप से भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देखा कि यूरेनियम तक आपके जो है वो 83, यहां से लेकर 92 तक, यहां तक कितने हैं? नेचुरल अकरिंग है, हालांकि प्राकृतिक में खोदे उदेंगे तो निकल आता है पत्थर। पिच ब्लेंड एक सबसे इंटरेस्टिंग सा है जो यूरेनियम का एग्जाम में आया हुआ है, पिच ब्लेंड, ठीक है, याद रखिएगा, हो रही है। और उसके बाद जितने भी दिख रहे हैं आपको यहां तक 118 तक, ये सब लैब में बने, ठीक है। बोल गए क्या सोच रहे भाई, इतना ना सोचा करो, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं, कुछ को पता नहीं फ्यूजन और फिजन में क्या फर्क होता है। दूसरा सवाल था ना हमारा आपका, क्या फर्क? तो भैया सिंपल सी बात है, फिजन का मतलब क्या होता है? जब एक बड़ा जो है छोटे में टूटे, एक बड़ा कोई है वो छोटे में टूट जाए, ए और बी बन जाए, ठीक है, और उसके बाद अपनी एनर्जी निकाले, ठीक है, उसे बोलते हैं फिजन। और इसमें क्या है कि दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बना दें, उसे बोलते हैं फ्यूजन। समझ में आया ये? अभी हिंदी में क्या फिजन और फ्यूजन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार, तो क्या बोलते हैं? ये विखंडन ये होगा ना फिर। अरे आपको जिस भाषा में समझना है वो कर लो आप, मैं नहीं कह रहा कि आप फिजन फ्यूजन समझो, आप आपकी जो भाषा है, आपकी हिंदी पढ़ते हो हिंदी में समझ लो। कौन सा समझ में आ गया ना? जब दो छोटे एटम मिलेंगे एक बड़ा एटम बनाएंगे और ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब एक बड़ा एटम छोटे में डिवाइड होगा तो ये भी एनर्जी बनाएगा, लेकिन थोड़ी कम बनाएगा, किसके मुकाबले कम बनाएगा। सूरज में कौन सी होती है? सूरज में वाली होती है, फ्यूजन वाली होती है। वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, ठीक है ना। और जो आपकी घरों की ऊर्जा, लाइट, बिजली बनती है, वो फिजन से बनता है, मोटो बनाई भी है, यानी कि जो पावर प्लांट में होती है वो फिजन में होती है। इसको कम एनर्जी चाहिए, कम चीजें चाहिए, फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। हाइड्रोजन बम शुरू करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जब वो ऊर्जा मिलती है तब जाके रिएक्शन शुरू हो पाता है। इसलिए हाइड्रोजन बम मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर बम बनाना आसान काम है, टेस्ट करते तो है। आपने पिक्चर देखी है गॉडजिला?
गॉडजिला बना कैसे? तो पिक्चर देखने कभी भी शुरुआत का पहला सीन वही होता है कि पैसिफिक ओशन के ऊपर अमेरिका ने जो है वो एक समुद्र के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया जिससे रेडिएशन निकली और एक जानवर क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं गॉडजिला। ये कहानी है गॉडजिला की, ठीक है। वो क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, मतलब ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ वो दिखा रहा है कि उस रेडिएशन से एक किसी जीव के ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया कि उसका साइज बड़ा हो गया, वो अलग ही बन गया, ठीक है ना। वो खैर तो एक्सपेरिमेंट जो कह रहे हो होते क्यों नहीं है? इंडिया में कहाँ होता है एक्सपेरिमेंट? तो एटॉमिक बम का एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पर है? किस राज्य में है पोखरण? किस राज्य में पोखरण? पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान। बहुत कमजोर तुम लोगों की यार, पेपर वेपर तो कसम से पढ़ा ही नहीं बिल्कुल पेपर वेपर ना। पिक्चर, हाँ पोखरण पिक्चर आई थी, ठीक है, राजस्थान के अंदर है। चलो अब एक और सवाल ले लो इसी बात पे, कितने बार पोखरण में टेस्ट हुए हैं? 2 बार हुए हैं। एक बार हुआ है 1976 में, है ना, दूसरा हुआ है 99 में अंदर। 76 में जो हुआ था उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये सब एग्जाम में सवाल है, तीनों जो सवाल मैं पूछे आपसे ये सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। एटॉमिक टेस्ट जमीन के अंदर। एक और चीज आती है हाफ लाइफ आएगा, हाफ लाइफ तो समझ लो थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा सवाल आपसे पूछ ले आपसे थोड़ा सा। हाफ लाइफ क्या होता है कि कोई, जैसे मान लो एलिमेंट है, एलिमेंट है वो डिके कर रहा है, डिके मतलब खत्म हो रहा है, डिके मतलब खत्म होना, ठीक है। मतलब ये ना अच्छा सेव है वो डिके करके खराब सेव बन जाता है, मतलब ये तो उसका मतलब अच्छा स्टूडेंट है वो खराब स्टूडेंट बन जाता है, डिके हो रहा होता है, खराब होना, ठीक है। तो कोई चीज जो है वो डिके करके एक और चीज बन रही है, तो इसको ही कितने टाइम में बन रही है उसको हम हाफ लाइफ से कैलकुलेट करते हैं। टेक्निकल चीज है कि मान लो जैसे हमने एक थोरियम है, एक यूरेनियम है, इसको हमने रख दिया तो इसके अंदर से कुछ ऊर्जा निकलेगी और वो धीरे धीरे करके जो है वो अल्टीमेटली लेड में बन जाएगा, लेड। यानी यूरेनियम से शुरू हुआ और ये लेड बन जाएगा। ये आपका बहुत ही अनस्टेबल है और जब उसकी ऊर्जा निकल जाएगी तो अंत में ये लेड बनकर स्टेबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इसका स्टार्टिंग फेज है, ये इसका एंड है। ऐसा ही होता है, ठीक है। सभी जितने भी रेडियो एक्टिव हैं अंत में इनको लेड बन जाना है। ये अनस्टेबल एनर्जी निकाल निकाल के फिर ये अंत में यहां कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा चीज कितना समय लेगा लेड बनने में, तो वो वही कैलकुलेट है, वो हाफ लाइफ का कैलकुलेशन है, ठीक है। कुछ समय एनर्जी 10 मिनट में खत्म कर देते हैं, उसके बाद ज्यादा डिके करने की ज्यादा क्षमता होती है। तो यहां पर आप देख लो थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, कार्बन, सीजियम, स्टोनियम, ये सब लिखे हुए हैं। तो आप देखो रेडॉन जो है वो मात्र 3.8 डेज में ही अपने आप को डिके कर लेता है, मतलब वो रेडियो एक्टिव से लेड बन जाएगा। इस तरह से आयोडीन 131 ये सब दवाई में यूज होते हैं, मतलब इलाज में यूज होते हैं, ये 8 डेज में कर देगा। लेकिन आप ये देखो कि थोरियम 232 14.1 बिलियन ईयर्स लेता है डिके करने में, इतना धीरे धीरे करेगा। यूरेनियम देखिए 4.5 बिलियन ईयर्स लेगा डिके करने में। इसीलिए आप तो देखोगे, आपने नाम सुना हो कार्बन 14, नाम सुना है? क्या करता है कार्बन 14? कि भाई आपको लकड़ी मिली कोई, या आपको कोई रॉक मिला या कोई मॉन्यूमेंट मिला, आपने देखना कि उम्र किस कितना पुराना है ये, कितना पुराना है ये पता लगाते हैं ना। तो हम लोग कार्बन 14 करते हैं, लेकिन कार्बन 14 की एक लिमिटेशन है कि मात्र 5,000 साल पुराना ही बता पाएगा ये, लगभग 5,000 साल पुराना ही बता पाएगा कार्बन 14। लेकिन मान लो कोई ऐसा पत्थर है जो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, तो वहां पे कौन इस्तेमाल होता है? वहां पे आप यूरेनियम रेडियोएक्टिव होता है, ठीक है ना। जब छोटा मोटा 1,000 2,000 साल तक का है तो वहां पर कार्बन 14 इस्तेमाल होगा, और डायनासोर पता करना है तो वहां पर यूरेनियम इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो ना कितना पुराना आप कितनी है, ज्यादा हो गया है, शक्ल देख के लग रहा है कि बाउंसर पड़ा है सिर्फ। थोरियम वाला कहाँ है?
थोड़े में आपको लाइफ में काम आता है। तो ये सब ये भी इसका थोरियम क्वालिटी है। थोरियम भी अपना करता है, अपना इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं, हमें तो पता है। एक पोटेशियम इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम भी करते हैं, जो इसका भी और ज्यादा होता है, पोटेशियम भी होता है। सिर्फ एक ही काम जरूरी इस्तेमाल, मैं बता रहा हूँ कि ये काम भी होता है, इनसे और भी काम होते होंगे, इससे ये थोड़ी एक काम हो रहा है। वो एक एक काम है, एक काम उससे था, जरूरी नहीं थोड़े में वही काम करे ना, इनको सोचते हो एक ही काम करते, एक काम मैं एक ही काम मैं सोचती हूँ उसका इतना फास्ट था वो सॉल्व का 14.1 बिलियन यानी पृथ्वी बनने के समय का है ये, समझ लो पूरा कर लेगा ये ना। ये यूरेनियम 48 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आ गया ना, 92 एटॉमिक नंबर और 38 एटॉमिक मास। जब टूटेगा तो थोरियम बन जाएगा, 3490 बन जाता है, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल्स निकालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। तो ये बन गया, थोरियम बन गया। कई बार एग्जाम सवाल पूछ लेते हैं, वैसे इंजीनियरिंग में तो पूछते ही पूछते हैं किस तरह से, लेकिन कभी याद करना, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कहीं, अब हाँ कौन से एग्जाम में मैंने पढ़ा था कि यूरेनियम डिके करके क्या बनेगा, मैंने यूरेनियम क्या हुआ तो थोरियम बन जाएगा। 38 देखो ना इसका, देखो ये देखो ये निकला, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एटॉमिक मास 4 एटॉमिक नंबर 2, तो 92 माइनस 2 90, ठीक है। और 238 माइनस 4 234। तो इसमें से अगर इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा निकल जाएगी तो ये बन जाएगा, और ये एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं फिर काम के लिए, ठीक है ना। यूरेनियम थोरियम बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जब यानी एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाएगी तो यहां इसमें से निकल जाएगी तो थोरियम बचेगा, ठीक है। तो याद रखना 238 और 234 याद रखना। ये पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, कौन सा एग्जाम पढ़ा था याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ है इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा था क्या मैंने, उसी में आता था ना तभी मैंने कहा पढ़ा तो है, बचपन की याद आ गई तुम्हें ना, तो लेकिन चलो अच्छा है, क्या पता जिस तरह से एग्जाम के लेवल बढ़ रहा है तुम्हें तो पूछ ही ले, है तो बेसिक लेवल ये। एनसीईआरटी में दिया हो ना, ये एनसीईआरटी है यार ये, अगर लूसेंट पढ़ोगे ना, लूसेंट में तो दिया हुआ ये सब, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो इंजीनियरिंग में ही आना है, ये तो सिंपल है कि यूरेनियम डिके करके थोरियम बन जाएगा, बस ध्यान रखना, इतना पढ़ लो बस, बेसिक सा। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें ना वो नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है, तो दो तीन लोगों का नाम समझते हैं नोबेल प्राइज के लिए। एक हेनरी बेक्केरेल है, बहुत फेमस आदमी, क्योंकि आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में जब भी नाम आता है खाली मैडम क्यूरी का नाम जानते हो, लेकिन दो तीन लोगों का नाम और नाम है इसमें, हेनरी बेक्केरेल है, ठीक है। इस सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इसने की थी, इसने की थी डिस्कवरी ऑफ नेचुरल, वो किया था, ठीक है। जो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी थे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी थी एंड डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट्स पोलियम एंड रेडियम, ये किया था। ध्यान रखना, दोनों फर्क समझना कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज इसने की है, हेनरी बेक्केरेल ने की है, लेकिन जो मैडम क्यूरी ने जो की थी वो रेडियम पे की थी। मैंने बताया रेडियम सबसे सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, रेडियम और पोलोनियम दो चीजों की खोज की थी, और इस रेडियम की खोज के दौरान ही इन्हें इन्फेक्टेड हो गई थी और ये मारी गई थी। जो मैडम क्यूरी को जो दिक्कत आई थी उस रेडियम के चक्कर में आई थी, इनका इसका ही खोज कर रही थी और फिर इनको बीमार पड़ गई थी वो। हेनरी बेक्केरेल, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसी कारण से जो आपकी एसआई यूनिट है, समझना एसआई यूनिट की रेडियो एक्टिविटी को नापने की यूनिट, वो बेक्केरेल यूनिट है, तो नाम बेक्केरेल है, समझना, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी को नाप, जैसे ना हम लोग लंबाई को नापते हैं किसमें, मीटर में, टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड्स में, है ना। कुछ नापना हो तो केजी, तो रेडियो एक्टिविटी कैसे नापोगे, बेक्केरेल के अंदर। और उनका साइंटिस्ट किस नाम पे, हेनरी बेक्केरेल के नाम पे दिया है, जिसने खोज की थी कि नेचुरल तरीके से रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी दिया गया था। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। और इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट, ऐसा मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लेंथ की, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर ना, एमकेएस ना, मीटर 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 होगी ना, किलोमीटर होगी, नहीं मीटर होती है, मीटर होती है ना, ऐसा यूनिट होती है, ठीक है ना। लेकिन
सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, ठीक है। तो नापने को इसमें नाप सकते हो, लेकिन जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं यानी स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो उसको मीटर में ही डिनोट किया जाएगा। इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी के और भी 2-3 होते हैं, इसमें क्यूरी भी एक यूनिट है, पढ़ेंगे भी हम लोग, क्यूरी भी है, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट कौन सी है? बेक्केरल। याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सवाल यही पूछेगा आपसे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? बेक्केरल। एसआई यूनिट कौन है? बेक्केरल है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है, तो उसमें ही नापना पड़ेगा। क्यूरी भी एक तरह की यूनिट है, बट वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। चाहे अपनी भाषा में लिख लो, मैंने हरा कर रखा है यहाँ पे, डिस्कवरी, हाँ। और मैडम रेडियम और पोलोनियम दोनों, ठीक है। और इन तीनों को 1903 में नोबेल मिल गया, ठीक है। फिर इनको एक और मिला था बाद में 1911 में। तो केबीसी में अगर पूछा जाए आपसे क्या किसको 2 बार नोबेल मिला है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो मैरी क्यूरी को 2 बार मिले हैं नोबेल, यहाँ पर 1903 में मिला है और 1911 में मिला हुआ है, 2 बार मिले हैं। फॉर हर वर्क ऑन रेडियोएक्टिविटी इंक्लूडिंग हर डिस्कवरी इन रेडियम पोलोनियम एंड रिसर्च ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव, ठीक है। बहुत कम साइंटिस्ट हैं, महिला साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल मिलता है ना, तो जैसे कभी आ जाए ऐसे साइंटिस्ट हैं तो उनको नाम लिख लेना कि इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक जेम्स चैडविक, नाम सुना भी? सुना था भी, ठीक है। तो उनको, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादातर डिस्कवरी न्यूटन की थी, लेकिन थोड़ा रेडियो एक्टिविटी में आया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसके संदर्भ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। और ये समझना कि 2 चीजें 1911 1903 ये ज्यादा है, रेडियो एक्टिविटी में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा 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 अच्छा, आ गया, देखिए, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज द बेक्केरल, ठीक है। मैं फॉलोइंग सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ज्यादा नहीं, 1 बीके को तो 1 डी के मत पढ़ो। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक यूनिट रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी भी है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट कौन सी है? बेक्केरल यूनिट है, ठीक है। चलिए, आप याद रखना कि यहाँ क्यूरी भी है, लेकिन ये ऐसा यूनिट है। कुछ और भी यूनिट है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जिसको नया रखना जरूरी है आपका, और जो आया भी है एग्जाम में। बेक्केरल भी आया हुआ है, और एक और आया है जिसको नीचे पढ़ते हैं, शीवर्ट, एसवी, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोलता है ये बोलता है द यूनिट यूज्ड टू मेजर द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। क्या बोला है? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन कंसिडरिंग बोथ टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यानी कि इनफैक्ट और यानी कि एक व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के प्रभाव में आ गया है, रेडियो एक्टिव उस प्रभाव में आ गया है, तो उसको नापने का क्या यूनिट है? वो है शीवर्ट। समझ में आ रहा है? ये सवाल ही पूछा गया था कि क्वेश्चन क्या था? एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सवाल ये पूछा गया था, एक्सपोजर, कि एक व्यक्ति अगर ऐसे एलिमेंट के सामने आ जाए जो रेडियो एक्टिव है, उसके शरीर पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, शरीर पे कितना आया, तो उसको इस यूनिट से नापेंगे। फर्क है, देखिए, पहले वाले में क्या था कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेक्केरल, दूसरी यूनिट क्या है? क्यूरी, छोटी वाली है, ठीक है। लेकिन एक आदमी का एक्सपोजर हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट एनर्जी के सामने, उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको नापने का तरीका है शीवर्ट। ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एक और ग्रे भी है जी भाई, द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन, कि आपने कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, रेडिएशन को। अब एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते भाई? आप रेडियो एक्टिव जो आप अल्ट्रासाउंड कराते जाते हो, एक्सरे कराने जाते हो, ये तो उसमें पड़ती है ना चीजें आपको वहां पे, इसलिए एक्सरे बार बार नहीं होता है, कम होता है। आज करते हो 3 महीने बाद 2 महीने बाद करेंगे, तो बहुत एक्सपोजर करेगा तो फिर आप रेडियो एक्टिविटी तो एब्जॉर्ब कितना कर रहे हो? एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन व्हिच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड बाय द रेडिएशन पर मिनट। एक मास ऑफ टिश्यू में एक थोड़े से इतने इतने टिश्यू है मान लो, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, तो वो आपका ग्रे गिरा है। 3 चीजें पढ़ी हमने, बेक्केरल, क्यूरी, शीवर्ट और ग्रे। इसमें से क्यूरी पुरानी यूनिट है नापने की, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट मेन यूनिट कौन सी है? बेक्केरल है। और एक्सपोजर अगर हो रहा है किसी का व्यक्ति का, तो वो शीवर्ट में है, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो ग्रे है। ये 4 चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। भारी हो गया? हल्का है? ठीक है, ज्यादा नहीं है। बार बार इससे बोलोगे थोड़ा सा
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैंने कहा था रिपीट आएगा, रिपीट आया है। Which of the among the following compound is the main constituent of natural gas? नेचुरल गैस का कौन सा मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का? नेचुरल कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य है? मीथेन। मीथेन इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, जो है सिंपल आ गया, हम पढ़ा था ना मीथेन का, ठीक है। ब्यूटेन किसका है? एलपीजी। ये सवाल था, आ गया ना, क्या ये रिपीट सवाल आएगी? 2022 है, 2021 था, यही समझा था शुरू में, ये सोचा ना कि 21 में क्या होता है कि वो अलग पूछ लिया उन्होंने, थोड़ा सा अलग पूछ कर दिया, यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ हम लोगों को, एग्जामिनर की फ्रिक्वेंसी में जाना हम लोगों को। प्रकाश रासायनिक धुंध, वैसे ये थोड़ा सा एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन चलो डाल दिया मैंने। फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन, स्मोक क्या होता है? फॉस्फोरस, ओजोन, मीथेन, एल्युमिनियम ऑयल, आयन। फॉस्फोरस, प्रकाश रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है? नाम सुना स्मोक? स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, यानी कि आप गए, सर्दियां पड़ी, इंडस्ट्री फैक्ट्री से धुआं निकला, ठीक है, धुआं निकला, यहाँ पे धुआं आया, और इसी बीच ठंडा बहुत पड़ गया। ठंड पड़ने से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में वो जो आपका पानी होता है, क्या नाम है, एटमॉस्फेयर पानी होता है ना वातावरण में, वो ठंडा हो जाता है, वो थोड़ा लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ना। इस समय वातावरण है हमारा, गर्मी है, तो गैस के रूप में है पानी, लेकिन अगर ठंड बहुत पड़ जाए तो क्या होगा? यही जो पानी है ये गैस के रूप में, वो लिक्विड के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जाके चला जाएगा इस स्मोक के अंदर, स्मोक में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा स्मोक, ठीक है। इसको एक चीज और बोलते हैं, लिक्विड इन गैस, क्या चीज बना रहा था, लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर लिक्विड, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, तो है ये भी चीज एग्जाम में आएगी, ठीक है, छोड़ दो चल अभी, ठीक है। तो कह रहा है कि स्मॉग है, स्मॉग क्या करेगा, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, तो आप याद करो कि मैंने यहाँ आपको कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी क्या होते हैं कि सिंपल जो एक सोर्स से निकले और वही आपको प्रदूषित कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक गाड़ी वाड़ी चली, आपका सब कुछ हुआ, तो उससे नाइट्रोजन NO या NO2 जो है वो गैस के रूप में निकल, प्राइमरी हो गए। लेकिन जब ये प्राइमरी वाले सूरज की रोशनी से या आपस में रिएक्ट कर कुछ और बनाते हैं, इसमें ओजोन हो गया और पैन हो गया, जो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, ये आपस में रिएक्ट किए हैं या सूरज की रोशनी से रिएक्शन पाके कुछ और बने हैं, उन्हें सेकेंडरी वाले बनते हैं, उन्हें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। इसमें ओजोन आता है, O3 ओजोन है। तो यहाँ पर आपका स्मॉग में क्या आता है, ज्यादातर ओजोन होगा। अब कंफ्यूज हो गई है ना, अब तुम्हें एनवायरमेंट पढ़ा नहीं चाहता तुमने, तभी घबरा रही है। देख, प्रदूषण होता है, प्रदूषण मतलब गाड़ी चली, गाड़ी से धुआं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, ठीक है। फैक्ट्री में धुआं हुआ, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड निकल गया। तो जो कुछ जला और गैस निकली पहली बार में निकला, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक, पहली बार हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सोर्स से निकला, गाड़ी से धुआं निकला, प्राइमरी हो गया, ठीक है। अब ये जो निकले हैं, ये आपस में किसी से रिएक्ट कर जाएं या सूरज की रोशनी से रिएक्ट कर जाएं और कुछ और बना दें, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। ये और खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो और खतरनाक सेकेंडरी कौन से? ओजोन, O3 और PAN, पैन, ये दो हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो स्मॉग के अंदर ओजोन होता है, ये ओजोन होता है। तो आप देखो ना कि ओजोन में ना, जैसे सर्दियों के अंदर आप जाओ, दिल्ली विल्ली जाओगे ना, तो वहां पर जो स्मॉग होता है, आंखों जलन होती है, तो आंखों जलन ओजोन से होती है। अच्छा, ये वही ओजोन है गैस, जो गैस आपको अल्ट्रा वायलेट रेस से बचा रही है, वो गुड ओजोन है, ये बैड ओजोन है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, यानी संताप मंडल के अंदर ओजोन की गैस है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो आपको वहां पर अल्ट्रा वायलेट रेस
आने नहीं दे रही है, रोके हुए है, आपको जीवन दे रही है। लेकिन वही जब गैस ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, यानी कि क्षोभ मंडल में आ जाए, वही गैस आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, एक पॉल्यूशन बन जाती है। तो हर चीज की एक जगह होती है, वहीं पर अच्छा लगती है। ओजोन को स्ट्रेटोस्फेयर में रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रोपोस्फेयर में आ जाएगी तो हानिकारक है। ज्यादा गहराई कर देगी, समझ में आ गया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ा, निकल गया ऊपर से बाउंसर, पक्का। अरे तो ऐसे बोल रहे हो पकड़ लेंगे, वो हलवा का ऐसा पकड़ लिया बिल्कुल। अब पता है कॉन्सेप्ट बन गए हैं तो मतलब कौन सी बात है, तो पता ही था। तो प्राइमरी और सेकेंडरी आदमी को जब आ जाता है ना, थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है, फिर तो पता ही था कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें आया कि नहीं आया? पक्का। वैसे ये केमिस्ट्री का नहीं है, ये इन्वायरमेंट का पोर्शन है, लेकिन क्योंकि केमिकल लिखा हुआ तो मैंने इसमें बना दिया। ठीक है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये O3 और पैन सेकेंडरी हैं, इन दोनों को याद रखना, ये दोनों सेकेंडरी हैं। बस सवाल यही आता है, पूछेगा 4 डाल देगा, बोले सेकेंडरी कौन सा है, एक यही होगा। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। विच कंट्री हैज ए नेचुरल आर्सेनिक वाटर कॉन्टेमिनेशन? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? आर्सेनिक क्या होता है? हैवी मेटल, मेटल होता है मेटल, आर्सेनिक, ठीक है। वो पानी के अंदर मिला हुआ है, और उस पानी को से पीने से लोगों को बीमारी हो रही है। तो ये पूछ रहा है इनमें से, इन 4 देशों में से कौन सा देश ऐसा है जहां पर प्राकृतिक रूप से ही आर्सेनिक मिला हुआ पानी जो है वो हो रहा है? कौन सा है बताओ, तो क्या मारो। अरे शर्म करो, खुदा से करो, कितना प्यारा अच्छा देश है यार। तुम उसको तुम बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका के सामने मैच कर रहे हो। बांग्लादेश प्राकृतिक रूप से अच्छा देश है यार। भूटान भूटान देश तो ऐसे हैं जो अच्छे देश हैं, तुम एक घटिया देश बना रखे हो। बांग्लादेश one of the most well documented case of arsenic contamination groundwater is in Bangladesh. वैसे पाकिस्तान के अंदर भी है, वैसे इंडिया के अंदर भी है, बताता हूँ, ठीक है आपको। लेकिन वेल डॉक्यूमेंटेड सबसे ज्यादा केसेस नेचुरल तरीके से कहां से आते हैं? बांग्लादेश में आए। क्या है ग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक मिला हुआ है। अब ये पानी जो है, आप बच्चा कोई पीता है या कोई आदमी पीता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये हो जाएगा, ये आर्सेनिक से होने वाली प्रॉब्लम है, ये स्किन की दिक्कतें होती है। हाँ बहुत कुछ होता है, ये हो सकता है आदमी के हाथ पैर झड़ रहे हैं तो बाल क्या चीज है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो मेरी बात यार, सुनो सुनो बात, समझ में आ गया क्या हो रहा है? अब इंडिया के अंदर भी होता है। आप ये देख रहे हो, ये हैंडपंप पे लिखा हुआ है क्रॉस। अगर किसी हैंडपंप पे क्रॉस लिखा हुआ है, लगा हुआ है, या लाल रंग से पोता गया है, तो इसका मतलब है कि आर्सेनिक, इस हैंडपंप से आर्सेनिक का पानी निकल रहा है। यानी कि इस हैंडपंप के नीचे, हैंडपंप क्या रहती है, लाइन होती है तो ना, यहाँ पर जो पानी होगा, ये जो स्रोत होगा, यहाँ पर जो पानी होगा जिसे ये हैंडपंप जो है यूज कर रहा होगा, यहाँ पर आर्सेनिक मिल गया होगा पानी के अंदर, तो इसको मत पीजिए आप। ऐसे हैंडपंपों को अवॉइड करना है, ठीक है। या तो पूरा पूरा ये लाल कलर से पोत देगा आपसे वो, या क्रॉस लगा देगा। ये सवाल पूछा गया था कि अगर हैंडपंप के ऊपर क्रॉस रखा हुआ है या लाल रंग से पोता गया है तो क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेशन करता है कि इस हैंडपंप से आर्सेनिक वाला पानी निकल रहा है, तो नहीं। सवाल है, ठीक है। अच्छा भाई, अब दिल खराब हो गया क्या आपका? बड़े सॉफ्ट लोग। अब इंडिया के अंदर स्थिति बताते हैं, इंडिया में कहां कहां पर आर्सेनिक वाला पानी होता है। देखिए इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, जहां उत्तर प्रदेश वहां बिहार, दोनों, ठीक है, आसाम और आपका वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ज्यादा है, हॉट स्पॉट है ये। देखो आप, तो याद रखना उत्तर प्रदेश अपना के अंदर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, जहां पर आर्सेनिक का केस ज्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी पंजाब भी, हरियाणा भी है, लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल ज्यादा है। हाँ ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट हैं जहां पर आर्सेनिक हॉटस्पॉट है। अगर आपसे पूछ ले कि आर्सेनिक हॉटस्पॉट कौन से, तो ये सवाल पूछा सकता है, जुड़ा हुआ सवाल है। आर्सेनिक हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, ठीक है। अब थोड़ा सा और गहराई में आते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप देखिए ना, ये ईस्ट तरफ जितना है,
ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मुझे वो डिस्ट्रिक्ट वाला मिल नहीं पाया मुझे मैप। आइडिया लगा लीजिए कि जो ईस्ट की तरफ है वो ज्यादा आर्सेनिक वाला है, यानी बिहार की तरफ जब जाएंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश है आपका, गोरखपुर, बलिया, ये ठीक है, मऊ, सोनभद्र साइड, जो ये इलाके जो है गंगा के जो इस तरफ जो है, वहां पर आर्सेनिक वाला ज्यादा है, आर्सेनिक इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है। तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ईस्टर्न साइड में ज्यादा रहेगा। तो अगर ऑप्शन में है तो आप लोग इस तरह से काम करना है। मुझे और डिस्ट्रिक्ट वाला मिल नहीं पाया पर्टिकुलर वाला कि कौन सा ज्यादा इफेक्टेड है, तो मैंने कहा चलो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। समझ आ गया? आगे बढ़े फटाफट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म होने वाला बस। नीचे नीचे दो कथन दिए गए हैं, हमें असर्शन है यानी अभिकथन है और उसका कारण बताना है। देखते क्या करते हो आप लोग। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। A solution of table salt in a glass of water is homogeneous. कारण, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। A solution having different composition throughout is homogeneous. क्या है ये? A is false but B is true. A is true but B is false. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. बताइए भाई क्या आंसर है? क्योंकि आपको फोकस इस पे करना है कि आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। सवाल ये है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, बस सवाल ये है, बाकी तो कहानी है। पता है होमोजीनियस क्या होता है? होमो मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? जहां पर ये वर्ड होमो आ जाए, एक, ठीक है, एक इसका मतलब है एक जैसा होना, ठीक है। तो कहता कि एक गिलास पानी में नमक घोल देंगे तो ये क्या होमोजीनियस समरस बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। होमोजीनियस में अगर मिक्स कर दें भाई, नमक पानी के अंदर डाल दो तो पता लगता ही नहीं है कि इसमें नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, वो तो पीने का पता लगता है, दिखता नहीं है ना वो। तो होमोजीनियस मिक्सचर है। नमक का पानी, नमक घुला हुआ पानी है, वो एक होमोजीनियस यानी समरस मिक्सचर है, आप अलग नहीं कर सकते। एक और तरह का होता है, अगर पानी के अंदर हम डाल दें रेत, पानी में रेत डाल दें तो उसे होमोजेनस बोलेंगे? एक जैसा नहीं, हाइड्रोजीनियस है, वो अलग अलग है, वो अलग दिखाई दे रहा है वो आपको। समझ में आ गया? होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस का फर्क है कि अगर पानी के अंदर नमक मिला देंगे और दिखे ना दूसरा वाला चीज तो होमोजीनियस, और पानी के अंदर दूसरा मिलाए वो मिले ना वो हाइड्रोजीनियस। जैसे पानी के अंदर आपने कैरोसिन डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, होमोजीनियस के हाइड्रोजीनियस? हाइड्रोजीनियस, ठीक है। आपने और बता रहा कि हाँ सैंड में डाल दो, इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाए तो क्या आंसर होगा आपका? पहला राइट है, और दूसरा बताओ। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समृद्ध होता है, सही है गलत? A solution having different composition throughout is homogeneous, सही है? गलत है, पहला राइट है, दूसरा गलत है, हेट्रोजेनियस होना चाहिए था। पढ़ो पढ़ो ध्यान से, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, हेट्रोजेनियस होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है ना? पहला राइट है, दूसरा गलत है, यानी बी आंसर। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। यहाँ पे होमोजेनियस हेट्रोजेनियस आ गया हमारा, ठीक है। बाकी राम खाने पर यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन नो विजिबल बाउंड्रीज, विजिबल बाउंड्री नहीं होती होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर। एग्जांपल सॉल्ट वाटर, एयर मिक्स हो जाए, एलॉय बन जाए जिसके ऊपर कॉपर के अंदर, तो ठीक है ये हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर तो हो गया। सीएनजी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, बताओ जल्दी दो जल्दी दो, देख के मीथेन, मीथेन आ गया। मीथेन का सवाल 3 बार रिपीट किया कि नहीं किया रिपीट? एक और अच्छा आ गया, एक बचा है, आखिरी है, चलो छोटा सा इसे बताना कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट। चलो, नियोप्रीन स्पेशलाइज रबर, रबर, एस्पर्टेम सिंथेटिक स्वीटनर, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रेयन मिडफील्ड स्टार्च। हमें गलत निकालना है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, एस्पर्टेम संश्लेषित मधुरुक, हिंदी बड़ी समझ मुश्किल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन,
रेहान, रूपांशित, स्टार्च। कौन सा गलत होगा? ठीक है, अब इसमें बोलोगे क्या चीज है, देख लो। देखो, नियोप्रीन जो होता है वो रबर में काम आता है। जो हम रबर बनाते हैं ना, जो रबर क्या है, जैसे कि टायर होता है, टायर होता है गाड़ी का टायर। दो तरह के रबर होते हैं, एक तो होता है पिगड़ से, नेचुरल नेचुरल वाला। तो नेचुरल वाला ध्यान रखना, रबर कैसा होता है, एक पिगड़ होगा, ठीक है, उसको कट कर दो, है ना, उसमें हाँ लेटेक्स निकलता है ना, तो ये इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे करके डब्बे के अंदर, तो इसे कहते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कहते हैं। जो हमारे देश में कहाँ मिलता है? केरल के अंदर। और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री फेमस है इसके काम के लिए? थाईलैंड। दोनों, अब मैं एक ही सवाल में दो डाल दिया आपको। इंडिया के अंदर पूछेगा आपसे, केरल पूछेगा, पूछ चुका है वो आपसे, और बाकी उधर थाईलैंड पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे पेड़ों की होती है, नेचुरल रबर कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये रबर बहुत सॉफ्ट होता है, इससे गाड़ी के टायर नहीं बना पाओगे आप। गाड़ी के टायर नहीं बन सकते, हार्ड नहीं बन सकते, ठीक है। बेल्ट नहीं बन सकती, तो क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको, इसके अंदर मिलाते हैं सल्फर। क्या मिलाते हैं? सल्फर। और वहां से बनता है आपका वोल्कनाइजेशन, नहीं हाँ वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर तो कहते हैं उसको, वोल्कनाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मिस हो रहा है, वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रबर का ठोस कर देना, सल्फर ना, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल कर पा रहा हूं मैं, आई थिंक वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं, मैं देख के बता दूंगा। सवाल ये पूछा गया था कि एक सॉफ्ट रबर को हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, सल्फर बनाते हैं उसके अंदर। जो ये सिंथेटिक रबर यहाँ पे आता है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है न्यूक्लिन, ठीक है। आ गया, चलिए। एस्पेटिन क्या होता है? जो आप लोग स्वीटनर डालते हो, कौन सा, ये क्या बोलते हो, कौन सा कंपनी आती है यार वो, शुगर फ्री। तो शुगर फ्री में जो आप डालते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया, हम चाय नहीं पियेंगे, हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल देंगे, तो ये एस्पेटाइम होता है। और ये कैंसरस एलिमेंट डाला गया है इसको अमेरिका की वजह से। अब कहानी क्या है कि लोग इस्तेमाल क्यों करें, शॉर्ट टर्म में, यानी कि 5-10 साल के टाइम फ्रेम में ये केमिकल चीनी की तरह काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 50 साल का रिसर्च में बताया गया है कि ये जब ज्यादा यूज करोगे तो ये कैंसर का एक संयुक्त बनता है, ठीक है। तो एस्पर्टेम क्या है, शुगर फ्री वाला काम है, ये शुगर फ्री, ठीक है। ऑक्सीटोसिन तो बताइए हार्मोन होता ही है, ठीक है। और रेन जो है मैन मेड फाइबर है, जो सेलुलोज से बनता है, यानी कि नेचुरल अकरिंग है, नेचुरल सेलुलोज मतलब प्लांट, प्लांट से बनता है। फाइबर, फाइबर क्या होता है, ये जो फाइबर पत्ते वाले धागे होते हैं, ये फाइबर, जिनको इकट्ठा करके आप कुछ रस्सी वस्सी बनाते हो या धागा कपड़े वपड़े वाला बनाते हो, ये फाइबर होते हैं, वो रेन होते हैं। ये हो गया आज का मतलब। ये सिर्फ 2 साल के, आपके आपके 2 साल के वो हैं, केमिस्ट्री है।